सबको नमस्ते, राधे राधे। मैं सुमस भारी हमारे प्रयास के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा पीटीआई का जो पेपर हुआ था, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का जो एक एक पेपर हो चुके थे, उनका रिवाइज पेपर के रूप में अपना तीसरा पेपर था। तो उस पर आज अपने सार्वगर्भित चर्चा आंसर की पर करने वाले हैं। तो आप बिना देरी करते हुए हमारे इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहिएगा। 130 प्रश्न है। हमने स्पीडली 130 प्रश्नों का आंसर जो है वो रिवाइज करने का प्रयास करूंगा, तो आप जल्दी से जुड़िएगा। ओके, चलिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, कबड्डी में बोनस अंक प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कबड्डी में एक साथ 7 खिलाड़ी खेल रहे हैं एक टीम में ऑन ग्राउंड, तो आपके पास कितने खिलाड़ी कम से कम होने चाहिए कि आपको बोनस अंक मिल जाए? तो उसमें ऐसे है कि अगर आपके पास 6 खिलाड़ी है तो आपको बोनस अंक मिल जाएगा। 6-7 खिलाड़ी होने पर, 6 से कम होने पर आपका बोनस ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ओके ओके, आगे चलिएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह प्रसिद्ध है। इंडियन एक्सप्रेस महेश भूपति, प्योरली एक्सप्रेस हमने पिछली क्लास में भी चर्चा किया था, और ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास है। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। तो देखो इसमें 2 4 3 1 किस में आ रहा है? 2 4 3 1 एक नंबर में आ रहा है। ओके, आगे चलिएगा। किस खेल का मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर चिन्हित किया गया? लगभग आपने देखे होंगे जो कोर्ट होते हैं वो उत्तर से दक्षिण होते हैं। ऐसा कौन सा ग्राउंड है जो पूर्व से पश्चिम और आपके बनाया गया होता है? तो वो आपके होता है खो खो का ग्राउंड। ठीक है, तो खो खो के ग्राउंड की कुछ मेजरमेंट आपको ध्यान में होनी चाहिए। मेनली खो खो का ग्राउंड थोड़ा सा हार्ड पड़ता है अपने लिए, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके सही की पहचान करनी थी आपको कि कौन सा इसमें सही है, ये आपको बताना था। देखो, 10 अगस्त 2024 को गगन नारंग को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान मिला। नहीं, गगन नारंग को नहीं मिला, यह मिला था अभिनव बिंद्रा को। किसको मिला था? अभिनव बिंद्रा को। ओके, नंबर 2, 33वें ओलंपिक 2024 तक भारतीय हॉकी टीम में ओलंपिक में कुल 13 पदक हो चुके हैं। एकदम सही बात है। उसमें हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। आपके जो 13 मेडल है वो इस प्रकार से हैं, 8 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज मेडल है। 33वें ओलंपिक 2024 में भारत के पदकों की संख्या, देखो 33वें ओलंपिक में पूछ रहा है, तो 33वें ओलंपिक में भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे। 0 यानी कोई गोल्ड मेडल नहीं, 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल सहित टोटल 6 मेडल हमने जीते थे। तो इसका मतलब ये रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ 1 + 0 + 5 दे रखा था, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में नंबर फर्स्ट पे यूएस से था और नंबर सेकंड पे चाइना था। तो ये मैंने उल्टे सुल्टे दे दिए, इस वजह से आपके ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट कौन सा है? बी आंसर राइट है। ठीक है, आगे आपके क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। 4 हो गए, 5वां देखिएगा। मनु भाकर के बारे में आपको सही नहीं है ये बताना है। उसमें तो सही बताना था, इसमें गलत बताना है। सही नहीं है मतलब गलत बताना है। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट। ओके, एकदम राइट बात है। मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीती हैं। इन्होंने ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, और जिनमें से 1 पदक सरबजोत सिंह ने जीता था, ये बात भी सही है। लेकिन कोष्टक में एक बात लिखी हुई है कि इनकी जो खेल स्पर्धा है वो 50 मीटर नहीं है, उनकी खेल स्पर्धा 10 मीटर है। इस वजह से ये आंसर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। 2022 के एशिया गेम्स में एयर पिस्टल 25 मीटर टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको 3 बातें राइट्स हैं, एक रॉन्ग क्यों हो गई? वो आपके 10 मीटर की वजह से हो गई। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलिएगा। नीरज चोपड़ा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब गलत कथन आपको नीरज चोपड़ा के बारे में बताना है। नीरज चोपड़ा वर्तमान में भारत के सबसे सफल एथलीटों में शामिल है, और ओलंपिक में इनके 2 मेडल हैं, 1 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है। और ऐसा करने वाले अब तक एकमात्र भारतीय ओलंपिक मेडलिस्ट है जिनके 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है। बाकी और किसी भी ओलंपिक मेडलिस्ट के गोल्ड और सिल्वर 2 मेडल नहीं है। अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है किसी के 2 ब्रॉन्ज हो, किसके 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज हो, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन 1 गोल्ड और 1 सिल्वर अभी तक किसी भी भारतीय एथलीट के पास नहीं है, सिवाय टीम इवेंट के। भारतीय हॉकी टीम इवेंट के पास ऐसा उपलब्धि जरूर है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात करूं तो नीरज चोपड़ा के बारे में आपको गलत बताना है। ओलंपिक में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर सहित 2 मेडल है, एकदम राइट बात है। गोल्ड आपने 2020 में जीता था और सिल्वर आपने 2024 में जीता था। आपने जो गोल्ड जीता था वो 2021 की 7 अगस्त को जीता था। इस वजह से हम प्रतिवर्ष 7 अगस्त को जो दिवस मनाते हैं वो दिवस है भाला फेंक दिवस। ठीक है, जेवलिन थ्रो डे, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर अगर बात करें अपने
तो दूसरा है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में ये पहले स्थान पर रहे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में फाइनल में पहले स्थान पर रहे। देखो ये फाइनल में पहले स्थान पे नहीं रहे थे। कहां है पहला? ये आपके रहे थे 8वें स्थान पे। कौन से स्थान पे रहे थे? 8वें स्थान पे रहे थे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहले की जगह क्या हो जाएगा? 8वां। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। आगे आपको पढ़ना ही नहीं था, बाकी बातें दोनों सही है। 18 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, 21 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है और 22 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है। बॉक्सर इमान खलीफ जो पेरिस ओलंपिक में चर्चा में रहे थे, 21 देश के। बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इन पर आपके बायोलॉजिकल मेल होने का आरोप लगा था कि भाई जी वो पुरुष है, लुगाई बनकर खेल रहे हैं। और ये जो इमाम खलीफ है ये किस देश के थे? तो ये अल्जीरिया के थे। ठीक है, ये ध्यान रखें। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इस ओलंपिक में बॉक्सिंग में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, आपको सही सुमेलित नहीं है ऐसा बताना था। 4 ऑप्शन है जिनमें से 3 सही सुमेलित है, 1 नहीं है। तो देखो अगर बात करूं अमन सहरावत की तो ये 57 किलोग्राम भार वर्ग से आपको राइट याद है। साक्षी मलिक 58 किलोग्राम भार वर्ग से है। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग से है। किंतु रितिका हुड्डा है वो 66 किलोग्राम भार वर्ग से नहीं है, वो 76 किलोग्राम भार वर्ग से है। इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। आगे देखो, आपको ये देखना था कि 33वें ओलंपिक में महिला व पुरुष हॉकी दोनों में स्वर्ण पदक विजेता टीम नीदरलैंड रही। एकदम सही बात है। आपको छांटना क्या इसमें से? असत्य देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका असत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, असत्य की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 33वें ओलंपिक में महिला व पुरुष हॉकी जो है उसमें दोनों में स्वर्ण पदक विजेता आपके नीदरलैंड रही थी। ठीक है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य जो था वो आपके गेम्स वाइड ओपन था। और पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक विजेता यूएसए के झांग यूफेई थे। ये यूएसए के नहीं है, ये ध्यान में रखना, ये चाइना के थे। कहां के हैं? चाइना के। चाइना के झांग यूफेई ने इस ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते थे। तो पूछा क्या है? असत्य पूछा है, तो कौन सा असत्य हो जाएगा? तीसरा असत्य हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। आप ऐसा देख पा रहे हैं 9वें में जो है वो तीसरा आंसर असत्य है। कारण क्या है? मैंने आपके सामने कारण लिख दिया है। ओके, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पैरा ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी अवनी लिख रहे हैं। आराम से प्रश्न को पहले पढ़िएगा। सत्य प्रश्न देखना है, यहां क्या देखना है आपको? सत्य। उसमें असत्य देखना था। पैरा ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी अवनी लिख रहे हैं ना। पैरा ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जो जीते थे वो प्रीतम पाल ने जीते थे। किसने जीते थे? प्रीतम पाल या प्रीतिपाल। प्रीतम नहीं लिखेंगे, प्रीतिपाल, सॉरी, प्रीतिपाल, प्रीतिपाल। ओके, तो इस वजह से ये रॉन्ग है। अवनी लेखना ने तो एक ही मेडल जीता था, इस बार केवल गोल्ड मेडल। 17वें पैरा ओलंपिक में भारतीय दल के प्रमुख का दायित्व सत्य प्रकाश सांगवान को सौंपा गया था। एकदम राइट बात है। सुहास यतिराज एकमात्र आईएएस अधिकारी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 में लॉन टेनिस नहीं थी, इनका खेल था बैडमिंटन। इनका खेल था बैडमिंटन और इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। भारत के एकमात्र ये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जिन्होंने आपके पैरा ओलंपिक में मेडल जीता है। ओके, इनका मेडल रजत है। पिछली बार 2020 में भी इन्होंने मेडल जीता था, 2024 में भी मेडल जीता है। आपको सही छांटना है, तो इसका आंसर नंबर बी इज राइट। ओके, इसमें भी आपको सत्य बताना है। निम्नलिखित में से सत्य है ये आपको बताना है। 34वां ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स में होगा। एकदम राइट बात है। 34वें ओलंपिक की बात कर रहे हैं वो। और 35वां ओलंपिक 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन में होगा, ये भी सही बात है। 26वां ओलंपिक 2000 का आयोजन सिडनी में हुआ, ये भी एकदम राइट बात है। तो सत्य देखना है, तीनों बातें सही है। ठीक है, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके खेलों के प्रश्न अब यहां से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 12वें नंबर का प्रश्न आपको देखना है और इसका आपको ये देखना है कि कौन सा इसका आंसर राइट है। ओके, प्रश्न को आराम से पढ़ना। बैडमिंटन में एक गेम 21 अंकों का होता है। ठीक है, सही बात है। एक गेम कितने अंकों का होता है? 21 अंकों का। और यदि 20-20 की बराबरी हो जाए, मतलब 2 टीमें हैं, 2 खिलाड़ी हैं, दोनों के अंक 20-20 हो जाएं, तो खिलाड़ी या जोड़ी जो भी खेल रहे हैं लगातार अब आपको 2 अंक बनाने पड़ेंगे। और ऐसा कब तक चलेगा? 30 अंकों तक चलेगा। ठीक है, क्यों चलता है? ये तो कारण क्योंकि बैडमिंटन खेल में समय सीमा निर्धारित नहीं होती और गेम तब तक चलता है जब तक निर्धारित अंक पूरे नहीं किए जाए। अब देखो, गेम तब तक नहीं चलता जब तक निर्धारित अंक पूरे नहीं किए जाए, क्योंकि निर्धारित अंक तो 30 है और समय सीमा अलग। तो कथन सही है, कारण सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहां तो आपको वो अंकों की बात कर रहे हैं
और यहां वो टाइम की बात कर रहा है, यहां तो बात कर रहा है वो अंकों की, और यहां बात कर रहा है वो टाइम की। तो इस वजह से कथन और कारण दोनों सही जरूर है, किंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर पा रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बी आंसर इज ए राइट। ओके, आगे देखिएगा। अगला आपको फिर से यह है कथन सही है, ये आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको सही के बारे में पहचान करनी है कि कौन सा आंसर इसका सही है, और 3 आंसर इसके रोंग हो जाएंगे। तो रोंग क्यों हुए ये देखना है एक तो आपको, और रोंग कौन कौन से हैं ये देखने हैं आपको। तो बताइएगा भाई। बताओ। बताओ बताओ, चलो बात करते हैं। आधुनिक हैंडबॉल के नियम वो कह रहा है कि 1917 में सबसे पहले बनाए, नहीं 1898 में बनाए। हैंडबॉल का पहला अंतरराष्ट्रीय पुरुष मैच है वो 1925 जर्मनी और बेल्जियम के बीच खेला गया, ये राइट है। महिलाओं के लिए हैंडबॉल को 1936 के बर्लिन ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया ना। अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ की स्थापना 1936 में हुई, ये भी गलत बात है ना। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं बात करूं आपके हैंडबॉल की, तो आधुनिक हैंडबॉल के प्रथम नियम 1898 में डेनमार्क ने बनाए थे, ये मैंने लिखी दिया आपके सामने। और 1936 में आपके बर्लिन ओलंपिक में महिला हैंडबॉल नहीं थी, 1936 में केवल पुरुष हैंडबॉल थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपके अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ की स्थापना है 1930 में नहीं होती, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1926 में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो 13वां आंसर इस कारण से गलत हो जाएगा। 14वां देखिएगा, हैंडबॉल टीम में एक समय में मैदान में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मैं अगर हैंडबॉल टीम की बात करूं, 14 नंबर प्रश्न है क्या? ओके, तो 14 नंबर प्रश्न में यह है कि हैंडबॉल टीम में एक समय में मैदान में कुल कितने खिलाड़ी रहेंगे? तो वो खिलाड़ी रहेंगे आपके 7, ठीक है। टेबल टेनिस के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेबल टेनिस का इतिहास और उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन बताने हैं। ये देखना है कि कौन सा कथन गलत है, क्योंकि ये दे रहे हैं टेबल टेनिस इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी जो भी 4 ऑप्शन है इनमें से गलत क्वेश्चन आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। तो भाई जल्दी बताओ कि कौन सा आंसर इसका गलत हो जाएगा। हाँ जल्दी बताओ। देखो, टेबल टेनिस खेल की शुरुआत 1880 में ब्रिटेन में हुई और इसे प्रारंभ में गोसीमा कहा जाता था, राइट बात है। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1926 में हुई। कब हुई? 1926 में। टेबल टेनिस को 1988 में समर ओलंपिक में शामिल किया गया और भारत में टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1938 में हुई। तो ये 3 बातें सही है, ये गलत है। बी देख लो किसमें है, केवल बी रॉन्ग है, ठीक है। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 में मिलान वाला प्रश्न है कि आपको मिलान करना है कि कौन सा किससे कूट खा रहा है। इस तरफ आपके दे रखे हैं, तो आप देखो, एक तो देखिए टेबल की चौड़ाई, फर्श से ऊंचाई, नेट की ऊंचाई और गेंद का व्यास। किसमें? टेबल टेनिस में। कि टेबल टेनिस से संबंधित गलत निम्नलिखित में से सही मिलान आपको करना है। तो इधर तो इस स्तंभ में तो आपको 4 जो जिसका मेजरमेंट पूछा गया वो है, इस तरफ आपके 4 मेजरमेंट दे रखे हैं। तो टेबल की चौड़ाई कितनी होती है? तो देखो, टेबल की चौड़ाई, एक तो पूछा चौड़ाई, सबसे पहले टेबल की चौड़ाई पूछी गई है, तो चौड़ाई होती है 152.5 सेमी। तो इसमें हो जाएगा पहले में। दूसरा, फर्श से ऊंचाई कितनी होती है? तो फर्श से ऊंचाई यानी टेबल की फर्श से ऊंचाई कितनी सेमी रहेगी? तो वो आपके रहती है 76 सेमी। तो इसमें देख लो 76, यानी ये आपके तीसरे में है। नेट की ऊंचाई कितनी रहती है आपको ये बताना है कि कितनी ऊंची आपकी नेट रहती है। तो 15.25 सेंटीमीटर नेट ऊंची रहती है, तो इसका हो जाएगा 4। और गेंद का व्यास कितना होता है? 40 mm, तो ये हो गया 1। अब देख लो 2 3 4 1 किसमें सही हो पा रहे हैं? तो सी आंसर इसका राइट हो पा रहा है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 आपके हॉकी के संदर्भ में आपको गलत पहचान करना है कि हॉकी के संदर्भ में आपके कौन सा कथन असत्य है, मतलब असत्य की पहचान अपने को करनी है। तो अगर मैं असत्य की पहचान की बात करूं तो आप देखेंगे कि हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के समय कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एकदम राइट बात है कि जब पेनल्टी कॉर्नर लिया जाता है उस समय किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। हॉकी का मैच 60 मिनट का होता है, जिसमें आपके 15 मिनट के आपके क्वार्टर फाइनल किए जाते हैं।
तो सॉरी वैसे 30-30 मिनट का 2 हाफ के रूप में बटा होता है। ओके, 60 मिनट की अवधि में अगर हॉकी का मैच का कोई परिणाम नहीं निकलता तो दोनों टीमों को 5 मार्क पेनल्टी शूट आउट दिए जाते हैं। ओके, राइट बात है। पेनल्टी लेने वाला अटैकर 23 मीटर रेखा से बॉल को ड्रिबल करते हुए 8 सेकंड में गोल को डालने का प्रयास करता है। यानी ये आपका जैसे हॉकी का आपके कोर्ट है तो उसमें एक मिड लाइन होती है, एक 23 मीटर लाइन जिसको बोलते हैं, ये 22.9 मीटर पे आपके डिसाइड होती है। तो यहां से ये ड्रिबल करता हुआ आपके यहां से और इसमें डालने का प्रयास करता है। कितने सेकंड में करेगा वो? 8 सेकंड में। ये भी राइट बात है। पेनल्टी शूटआउट के समय सभी खिलाड़ी गोल की रक्षा कर सकते हैं ना भाई जी? पेनल्टी शूटआउट के समय सभी खिलाड़ी नहीं कर सकते, केवल कौन करेगा? गोलकीपर। केवल कौन करेगा? गोलकीपर करेगा। इस वजह से ये आंसर रॉन्ग हो गया। ठीक है, ओके। तो प्रश्न नंबर 17 की अपने बात कर ली। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। देखो प्रश्न नंबर 18 देखो, एक तरफ कार्ड दे रखे हैं, एक तरफ आपके किसमें? फील्ड हॉकी में। कि हॉकी दो प्रकार की होती है, एक फील्ड हॉकी, एक आइस हॉकी। अभी जो बात की वो भी फील्ड हॉकी की थी। फील्ड हॉकी में कार्ड के दंड से संबंधित निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए कि कौन सा कार्ड आपको दिखाई तो किस प्रकार का आपको दंड मिलेगा। सस्पेंशन जिसको आप कहते हैं, ग्रीन कार्ड, पीला कार्ड और लाल कार्ड, ये 3 प्रकार के कार्ड है। अगर आपको ग्रीन कार्ड दिखाया जाए तो 2 मिनट के लिए आप मैच से बाहर बैठते हो, तो पहले में 3। पीला कार्ड दिखाया जाता है तब आप कम से कम 5 मिनट के लिए मैच से बाहर बैठेंगे, तो इसमें हो गया 1। और अगर लाल कार्ड दिखा दिया जाए तो शेष मैच से पूर्णतः बाहर हो जाओगे। तो देख लो 3, 1, 2 किसमें राइट हो रहा है? राइट आंसर नंबर 1 इसका राइट हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके कबड्डी से रिलेटेड है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 19 है। अब आप ये देखेंगे कि कबड्डी में किस प्रकार के आपको 4 जो कोट बना के देखे हैं उनमें से कथन सही नहीं है ये पूछा है। प्रश्न आराम से पढ़िएगा। कबड्डी के मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। सही नहीं बताना है मतलब इनमें से 3 ऑप्शन सही है, 1 रॉन्ग है। पुरुष वर्ग के लिए मैदान की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होती है। ठीक है, कबड्डी का जो मैदान बनता है उसमें आपके 13x10 का ये मैदान होगा, है ना? हाँ, 13x10 का मैदान होगा। ये 10 और ये 13। ठीक है, महिलाओं के लिए मैदान की चौड़ाई हो जाती है 12 और ये हो जाती है आपके 8। ठीक है, पुरुष वर्ग में बोनस रेखा मध्य रेखा से 3.75 मीटर होती है। देखो ये मिड लाइन होगी, ये आपके बोक लाइन होगी, ये बोक लाइन होगी, ये बोनस लाइन होगी। इसी प्रकार से होगा और इसके साइड में आपके लोबी होती है दोनों तरफ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पुरुष वर्ग में बोनस रेखा मध्य रेखा से 3.75 होगी, यहां से यहां तक की दूरी वो कह रहा है 3.75 होगी, ऐसा वो कह रहा है। अब होगा कि नहीं होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना? हाँ, मध्य रेखा 5 सेमी चौड़ी होती है और मैदान को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये मध्य रेखा देखो कितने सेमी चौड़ी है? 5 सेमी चौड़ी है और मैदान को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो पुरुष वर्ग में बोनस रेखा मध्य रेखा से 3.75 मीटर दूरी पर नहीं होती है। कितनी होती है? तो 4 पॉइंट कितनी रहेगी आप मुझे बताओ। बताओ कितनी रहेगी? 4 पॉइंट, क्योंकि 3 की जगह आप 4 कर देना, बाकी बातें सेम है। ठीक है, तो ये 4.75 मीटर हो जाएगी। ओके, 19 नंबर प्रश्न आपने देख लिया। मैं साइड हट जाता हूं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 देखो ओके, आराम से पढ़ो पहले क्वेश्चन नंबर 20 को, फिर मुझे 20 नंबर आंसर देखो। प्रश्न पढ़ो। कहते हैं कबड्डी मैच के समय एवं अंकों के नियम के संबंध विचार कीजिए। पुरुष वर्ग में कबड्डी मैच का समय 20-20 मिनट के 2 हाफ में यानी 40 मिनट का होता है। ठीक है, राइट बात है आपकी। अगला कह रहा है दोनों हाफ के बीच 5 मिनट का विश्राम होता है। ठीक है, प्रत्येक रेड में 1 अंक केवल बोनस रेखा पार करने पे मिलता है। ठीक है ना भाई जी, अब बात गलत है। रेड में आपको बोनस रेखा पार करने पर तो 1 अंक मिलेगा ही, इसके अलावा आपने जितने खिलाड़ियों को टच किया वो टच पॉइंट भी आपको मिलेगा। टच पॉइंट भी आपको मिलेगा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। टच पॉइंट भी मिलेगा और बोनस रेखा को पार करने पर अगर 6 खिलाड़ी अपोजिशन में हैं तो उस समय 6 या 7 जो भी 5 से अधिक होने चाहिए, तो उस समय आपको 1 अंक वो भी मिल जाएगा। यदि किसी टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो जाएं तो विपक्षी टीम को अतिरिक्त 2 अंक मिलते हैं, जिसे हम आपको लोना देना कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, लोना के कितने अंक होते हैं? 2 अंक। अब आप देख लो कौन से आपके ऑप्शन सही है। ए आंसर सही है, बी इज राइट और डी इज राइट। तो ए बी डी किस में है? ये आंसर नंबर ए में है। ठीक है, तो 20 की अपने बातें कर ली। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
चलो क्वेश्चन नंबर 21 आपके खो खो से रिलेटेड है और आप इस प्रश्न को पहले आराम से पढ़ो और फिर ये देखो कि खो खो में ये आपके कौन सा आंसर इसका गलत है और गलत क्यों है, ये भी आप देखेंगे। क्या दे रखा है, खो खो में अगर पूछ ले प्रश्न क्या पूछा है, खो खो के खेल मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और फिर देखो नीचे क्या दिखा हुआ है, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, मतलब गलत कथन की पहचान करनी है। पहले इन पर विचार करो, इनमें से देखो कि कौन सा आंसर इसका गलत है। भाई ए गलत है कि बी गलत है कि सी गलत है कि डी गलत है कि क्यों गलत है, ये देखना है। सीनियर वर्ग के लिए मैदान का माप 27 × 16 मीटर होता है, एकदम राइट बात है। आपका जो मैदान होगा वो 27 × 16 मीटर होगा, ठीक है। तथा फ्री जोन 16 इंटू, यानी आपने कहा कि ये जो आपका कोर्ट होगा, इस कोर्ट के बाहर में आपके जो 1.5 मीटर दोनों तरफ जो है वो फ्री जोन एरिया भी आपके रहेगा, ठीक है। सॉरी, फ्री जोन एरिया भी 1.5 मीटर का दोनों तरफ आपके रहता है। पोल से पोल सेंटर लाइन की दूरी 24 मीटर होती है, यानी यहां पोल है और यहां पोल है, तो ये टोटल दूरी आपकी कितनी रहेगी, 24 मीटर रहेगी। तथा सेंटर लाइन द्वारा विभाजित जो रेखाओं का है, यानी मैं आपको सही ट्रैक क्राउड बना ही देता हूं। जैसे आप देखेंगे ये आपके खो खो है, इसमें पोल से पोल दूरी है वो 24 मीटर होगी, दोनों तरफ पोल होगा। इस तरफ दूरी कितनी बचेगी, तो वो कह रहा है कि 7.85 मीटर बचेगी और इस तरफ भी दूरी कितनी बचेगी, 7.85 मीटर। ऐसा ही कह रहे हैं ना, देख लो, पोल से पोल सेंटर लाइन की दूरी 24 मीटर होती है, ये सेंटर लाइन है, पोल से पोल की दूरी 24 मीटर तथा सेंटर लाइन द्वारा विभाजित प्रत्येक भाग 7.85 मीटर का होगा। ये सेंटर लाइन द्वारा विभाजित जो भाग होगा वो कितने मीटर का होगा, 7.85 मीटर। वर्ग से वर्ग के बीच की दूरी 2.30 मीटर होती है, यानी इस वर्ग से इस वर्ग की दूरी कितनी होगी, इस वर्ग से इस वर्ग की कितनी होगी, तो 2.30 मीटर होती है। तब पोल से प्रथम वर्ग की दूरी 2.55 होती है, यानी यहां से जो प्रथम वर्ग बनाएंगे वो तो 2.55 का होगा और बाकी जितने भी आपके बनेंगे इससे सेकंड की जो दूरी रहेगी वो यहाँ पर रहेगी 2.3 मीटर और यहाँ से पहले से यहाँ की जो दूरी थी वो 2.55 मीटर थी। ये बात भी राइट है। सिटिंग बॉक्स का माप है वो 35 × 30 सेमी होता है, ठीक है। तो रेखाओं की मोटाई यहाँ पर आपके 5 सेमी और 6 सेमी नहीं होती है, ठीक है। तो डी आंसर में आप देखेंगे कि इसमें जो रेखाओं की मोटाई है वो 5 और 6 सेमी न होकर वो 2 से 4 सेमी के बीच होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वो 2 से 4 सेमी के बीच रेखाओं की मोटाई हो जाएगी, ठीक है। तो देख लो इसमें डी आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगला भी आपके खो खो से रिलेटेड प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 की मैं बात करूं तो उसमें आप देखेंगे कि कथन कारण वाला प्रश्न है, कौन सा कथन आपको सही बताना है और कौन सा कथन गलत है। गलत है तो क्यों है ये आपको बताना है। खो खो में इन कथनों पर विचार करना है, कथन कारण का प्रश्न है। खेल की शुरुआत में अनुधावक टीम के 8 खिलाड़ी मध्य रेखा पर एक दूसरे के विपरीत मुंह करके बैठते हैं, ठीक है। यानी जो आपके अनुधावक अलग हो गए, धावक का मतलब ये आपके जो एज ए रेड के रूप में ही हो गए, तो इनको अनुधावक बोल देते हैं। तो खेल की शुरुआत में अनुधावक टीम के 8 खिलाड़ी मध्य रेखा पर एक दूसरे के, यानी खो खो में आपने देखा होगा जब इस मिड लाइन पर जब बैठा जाता है तो वो खिलाड़ी एक दूसरे के अपोजिशन में मुंह करके बैठते हैं। इस प्रकार से इनका मुंह होता है ना, इस प्रकार से। तो ये ध्यान में रखेंगे। 9वां खिलाड़ी पोल के पास खड़ा रहता है, ठीक बात है। जैसे ही निरीक्षक की सीटी बजती है, सीटी के साथ ही वो पहले खो देता है और आपके खो खो की शुरुआत हो जाती है। तो कथन तो एकदम राइट है। कारण क्या कर रहे हैं, क्योंकि अनुधावक खो प्राप्त करने के बाद अपनी दिशा को कई बार बदल सकता है और बिना खो के लिए भी उठ सकता है ना, बिना खो बोले कभी भी नहीं उठ सकता। और खो के साथ में टच होना चाहिए, जैसे आप खो बोलते हो साथ में आपका हैंड टच होना चाहिए। तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें देख लो ए सही और आर गलत किसमें आ रहा है, वो इसका आपके रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ये आप देखेंगे। सी आंसर हो गया ना, ए सही है परंतु आर गलत है, सी आंसर हो गया। 23 नंबर देखो, 23 नंबर अभी आपके फुटबॉल से रिलेटेड है। तो आपको यह बताना है कि फुटबॉल के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुटबॉल का आधुनिक स्वरूप इंग्लैंड में विकसित हुआ। 1863 में लंदन में फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा की स्थापना 1908 में हुई और उसी वर्ष विश्व कप का आयोजन हुआ ना, स्थापना 1904 में हुई। आपने देखा होगा फीफा की स्थापना कब होती है, 1904 में। पहली प्रतियोगिता 1930 में हुई थी, ठीक है। ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को 1908 में शामिल किया गया। भारत में फुटबॉल का संचालन भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा किया जाता है। संतोष ट्रॉफी एक भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है
तो आप देख लो इसमें कौन सा आपके रोंग हो जाएगा, बी रोंग आंसर है। क्यों है? क्योंकि फीफा की स्थापना 1908 में नहीं हुई थी, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके रोंग होने का क्या कारण है, तो कारण सहित मैंने आपको बता दिया है ना। हाँ ठीक है। अगला आपके जो प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, ये फुटबॉल का ही है। आपको ये देखना है कि फुटबॉल के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा फुटबॉल का नियम है वो सही नहीं है या सही है। ये आपको नीचे आपको यहां देखने को मिलेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 4 जो आपकी बातें लिखी हुई है उनमें से कौन सी बात है ऐसी जो सही नहीं मैच खा रही। इससे क्वेश्चन नंबर 24 में बताए गए प्रश्न की बात करें तो ठीक है। तो एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, एकदम राइट बात है। 7 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं, ठीक है, 11 + 7 एकदम राइट बात, बराबर 18। परंतु एक मैच में केवल 3 खिलाड़ी को ही आपके सब्स्टिट्यूट करने की अनुमति होती है, ये भी राइट बात है, आंसर नंबर ए राइट है। एक टीम में कम से कम 7 खिलाड़ी अगर मैदान में है तो आपके फुटबॉल का मैच शुरू हो सकता है। फुटबॉल मैच में आपके टोटल 90 मिनट का फुटबॉल का मैच होता है, जिसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और उसमें 10 मिनट का ब्रेक होता है। तो इसमें देर का 40-40 मिनट के 2 हाफ, तो इस वजह से ये गलत हो गया। और ये मध्यांतर 15 मिनट का नहीं होता, ये 10 मिनट का होता है। गोलकीपर को पेनल्टी क्षेत्र में हाथों का उपयोग करने की अनुमति होती है, जबकि अन्य खिलाड़ी को गेंद हाथ से छूने की अनुमति नहीं होती। सी आंसर इसमें देख लो किसमें है, ये रहा सी। तो आपके देखा होगा कि सी आंसर गलत होने का कारण यह है कि फुटबॉल के मैच में जो 90 मिनट का टोटल टाइम है ये 45-45 मिनट के 2 हाफ में बटा रहता है, जिनमें से आपके बीच में 10 मिनट का आपको मध्यांतर भी मिलता है, मतलब 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है, ठीक है। और इस कारण से ये आंसर नंबर सी है वो रॉन्ग हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके क्रिकेट से है। क्रिकेट आप खूब खेलते हो, खूब पढ़ते हो, खूब देखते हो, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा नियम फॉलोन से रिलेटेड नहीं है। देखो, क्रिकेट के पारी और फॉलोन के नियमों के संबंध में ये 4 कथन बनाए गए हैं। आपको ये बताना है कि जो पारी और आपके फॉलोन से रिलेटेड जो नियम बना रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपके ऊपर दिए गए कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ये आपको बताना है कि कथन और कारण से रिलेटेड प्रश्न है, तो उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो सही रूप से ऊपर वाले कारण नीचे कारण जो कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा। टेस्ट मैच में 2 पारी होती है, ठीक है। देखो, क्रिकेट में 3 प्रकार का आपके शेड्यूल होता है। T20 20-20 ओवर का होता है, 50-50 एक दिवसीय बोलते हैं इनको, ओके। और टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में एक मैच में दोनों टीम 2-2 पारी खेल सकती हैं, फर्स्ट पारी एंड सेकंड पारी, ठीक है। आपके इस प्रकार से खेल सकती हैं। तो क्या लिखा है, टेस्ट मैच में 2 पारियां खेली जाती है। पारी सभी खिलाड़ी के आउट होने के बाद, या तो जैसे ए पहले खेला तो ए अपनी पारी कब भाई कब ए की पारी कंप्लीट हो सकती है, या तो सारे खिलाड़ी 11-11 ऑल आउट हो जाएं, मतलब आउट हो जाएं, या कप्तान इसको अनाउंस कर दे कि ठीक है हम इतने ही खेलेंगे, अब आप खेल सकते हो, बी टीम खेल सकती है, या जो निश्चित समय था वो समाप्त हो गया, मतलब 5 दिन इनको जो समय दे रखा था वो समाप्त हो गया, 5 दिन तक ये खेले, तब हो सकता है। तो कथन एकदम सही बात है। कारण कह रहे हैं क्योंकि, अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इसको क्यों अनाउंस कर रहे हो, इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि फॉलो ऑन देने के लिए 5 दिन के मैच में कम से कम आपको 200 रन की बढ़त बनानी होती है। जैसे फॉलो ऑन अलग चीज होती है, मैं बता दूंगा फॉलो ऑन क्या होता है, कि फॉलो ऑन देने के लिए 5 दिन के मैच में कम से कम आपको 200 रन की बढ़त बनानी होती है, और मैच अगर 4 दिन का है तो 150 रन की बढ़त बनानी है, और मैच अगर 3 दिन का है तो और कम आपको बढ़त बनानी होती है, ठीक है। तो ये बढ़त आवश्यक है, ये भी बात सही है, लेकिन वो इस बात की व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर तो वो बता रहा था कि आप कैसे पारी को घोषित करोगे, कैसे आपकी पारी कंप्लीट होगी। नीचे बता रहे हैं कि फॉलो ऑन, तो दोनों बातें अलग अलग है। कथन और कारण दोनों सही है, ये तो बात सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। क्या है, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब फॉलो ऑन क्या होता है, फॉलो ऑन ये होता है कि जैसे पहले ए टीम खेली, ए टीम ने अगर मैच आपके टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, तो 5 दिन का ए टीम पहले खेली, फिर कौन खेलेगी, बी। ए टीम ने मान लो रन बना लिए 600, कितने रन बना लिए। अब बी टीम बाद में, इसके बाद में ए के बाद में कौन खेलेगी, बी। बी ने बनाई आपके 401 रन। अब इन दोनों में अंतर देखो, अंतर कितने का है, 199 का, तो अंतर 200 से कम का है कि नहीं है, तो इसका मतलब अब चाहे अब बी 401 पर ऑल आउट हो गई,
या कप्तान ने अनाउंसमेंट कर दी कि हम इतना ही खेलेंगे, तो वापस ए को खेलना ही पड़ेगा, वो बी को वापस नहीं खिला सकते। लेकिन अगर मान लो ये बी टीम ऑल आउट हो जाती आपके 399 तक, तो इन दोनों में अंतर कितना रह गया, 201 का रह गया। तो अंतर अगर 5 दिन का मैच है तो दोनों टीमों की फर्स्ट पारी में अंतर देखा जाएगा कितना है, तो दोनों टीमों की फर्स्ट पारी में अंतर 200 या उससे अधिक का है, तो ए टीम चाहे तो सेकंड खेलने वाली टीम को वापस खिला सकते हैं, मतलब वापस ये खेलेगी बी एक बार और, तो ये 2 बार लगातार खेल सकती है। ये तब खेलेगी जब दोनों टीमों की फर्स्ट पारी में रनों का अंतर 200 या इससे अधिक का हो, उसको कहते हैं फॉलो ऑन, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न था आपके फॉलो ऑन से रिलेटेड, और ये आपके इस प्रकार के प्रश्न अभी तक आए तो नहीं है, लेकिन जो होता है वो पहली बार ही होता है, तो क्या पता वो पहली बार हमारे साथ ही हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा इसको आपके ठीक ठाक पहले से पढ़ लेते हैं तो दिक्कत नहीं है। अगला देखो, क्रिकेट में बल्लेबाजी, गेंदबाजी एवं क्षेत्र रक्षण कौशल से सही मिलान करना है, मतलब उसमें एक प्रश्न आपके ऑप्शन बल्लेबाजी का भी है, एक ऑप्शन गेंदबाजी का है, एक ऑप्शन आपके फील्डिंग का भी है, उसका सही मिलान करना है। मतलब स्तंभ ए में आपके ये 4 बातें हैं और स्तंभ बी में इधर 3 बातें हैं। अब देखो, कवर ड्राइव, बल्लेबाज कवर ड्राइव करेगा कि गेंदबाज करेगा कि क्षेत्र रक्षण करेगा, तो ये बल्लेबाज करेगा, तो इसका मतलब पहले में एक हो जाएगा। इन स्विंग, बॉल को स्विंग बॉलर करवाएगा, तो बॉलर मतलब गेंदबाज, तो ये गेंदबाजी का कौशल है। हिल्स टुगेदर, ये आपके जो फील्डिंग कर रहा है उसका है, और लेग स्पिन और इन स्विंग ये दोनों कौन करवाता है, बॉलर करवाता है, तो सही आंसर है। देखो यानी दूसरे में भी 2 सही है और चौथे में भी 2 सही है, तो देख लो 1 2 3 2, इसमें देखो 1 2 3 2, राइट, ये होगा ना। तो ध्यान में रखना 26 का प्रश्न। अगला अपना बास्केटबॉल का प्रश्न है कि बास्केटबॉल के सेकंड नियम, जो मतलब सेकंडों का जो नियम गेम होता है बास्केटबॉल में, कि आप 5 सेकंड 3 सेकंड 8 सेकंड इस प्रकार के 24 सेकंड इस प्रकार का नियम होता है। तो ये कह रहा है कि बास्केटबॉल के सेकंड के जो नियम है उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, और कौन सा कथन जो है वो इसका सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न को आराम से पढ़ो। यदि कोई खिलाड़ी विपक्षी टीम के प्रतिबद्ध क्षेत्र में 3 सेकंड से अधिक रुकता है तो 3 सेकंड वोलेशन माना जाएगा। एकदम सही बात है, क्योंकि आप जब बास्केटबॉल के रूल पढ़ोगे तो उसमें से आएगा कि आप अपोजिशन जो आपकी टीम है उसके प्रतिबंधित क्षेत्र में आप 30 सेकंड से अधिक नहीं रुक सकते। अगर 3 सेकंड से अधिक रुकते हो तो 3 सेकंड का वोलेशन माना जाता है। यदि रक्षक खिलाड़ी पास देने से रोकता है और गेंद खिलाड़ी 5 सेकंड के भीतर पास नहीं देता है तो यह भी आपके 5 सेकंड का वोलेशन है। एंड लाइन या साइड लाइन से थ्रो इन के बाद टीम को 10 सेकंड में गेंद अपने कोर्ट में विपक्षी कोर्ट में ले जाने से रोकेगा। 10 नहीं है, ये 8 सेकंड में ले जाने से रोकेगा। और किसी टीम के नियंत्रण में गेंद आने के बाद 24 सेकंड के भीतर बास्केटबॉल में शॉट लेने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो 24 सेकंड का जो रूल है वो लागू हो जाएगा। तो इसमें 10 की जगह क्या हो जाएगा 8, तो सी आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से 27 में आंसर क्या माना जाएगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28 आपके किस खेल से रिलेटेड है, शतरंज से रिलेटेड है। शतरंज में आपके 5 प्रकार के जो ये मोहर होती है, जिसमें प्यादा, घोड़ा, हाथी, वजीर और ऊंट, एक ऊंट भी होता है। ऊंट के आपके अलग अंक होते हैं, जिसमें 3 अंक होते हैं, तो अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर अपने को देखना है। देखो एक तरफ मोहर दे रखी है, एक तरफ उसके अंक दे रखे हैं। तो मैंने कहा 5 प्रकार के अंक होते हैं। प्यादा पवन बोलते हैं, घोड़े को नाइट बोलते हैं, हाथी को रोक बोलते हैं, वजीर को क्यून बोलते हैं, एक और होता है जिसको अपने ऊंट बोलते हैं, रोक। रोक दे रखा ना, ऊंट हो गया ना, ऊंट ऊंट अलग होता है। ठीक है, अब यह है कि किसके कितने अंक हो गए। देखो यह होगा कि प्यादे के अंक कितने होते हैं, तो प्यादे के अंक होता है 1। प्यादे का कितना अंक होता है 1। घोड़े का कितना अंक होता है, तो घोड़े का जो अंक होगा वो होगा आपके 2, तो 2 में क्या होता है 3। हाथी का जो अंक होगा, हाथी का अंक इसमें कौन सा होगा, तो देख लो भाई, सबसे ज्यादा रानी के होते हैं 9 अंक, तो हाथी का कौन सा हो गया 5, ये 5 लिख दिया, और इनके कौन से 9। अब मिलान कर लो, प्यादा किस में मिल रहा है, प्यादा 4 में। घोड़ा किस में मिल रहा है, तो देखो घोड़ा मिल रहा है किसमें, बी में। देखो आपके 3 नंबर, ये रहा बी का 3 नंबर, है ना, 1 3, फिर आ जाएगा रोक 5 9, तो इसका हो जाएगा 1 1
मतलब 4 2 3 1, 4 2 3 1 ये रहा, ठीक है। सी आंसर इसका सी हो जाएगा। कितने नंबर की बात है ये? क्वेश्चन नंबर 28 की बात है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। हाँ ओके, अगले देखो, अगली बात करते हैं। निम्नलिखित ट्रॉफियों का उनके संबंधित खेलों से मिलान करना है। एक तरफ खेलों की ट्रॉफी दे रखी है, एक तरफ खेल देख रहे हैं कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से। तो एक कोई भी आपको जो याद है वो पकड़ लो, जैसे उबेर कप और थॉमस कप, ये दोनों है वो बैडमिंटन के हैं। तो देखो बैडमिंटन कहां है, ये रहा। अब मिलान करो, सी में 4 नंबर कहीं है क्या? सी में 4 नंबर केवल एक में ही है, अगर आपको आ रहा था। इसमें देवधर ट्रॉफी, मान लो कोई क्रिकेटर है तो उनको पता है कि देवधर ट्रॉफी क्रिकेट की है, तो बी में 3 नंबर देखो, अब बी में 3 नंबर 2 में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब इससे आप पकड़ नहीं पा रहे थे, है ना। हाँ, तो इसमें खेतान ट्रॉफी देख लो, खेतान ट्रॉफी शतरंज की है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट की है, ये हो ही गया। डेविस कप टेनिस का है, तो ये हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये आपके ट्रॉफी के मिलान करना था कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से रिलेवेंट है, ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 29 में। अब क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है? टेनिस कोर्ट के माप के संबंध में निम्नलिखित का सही मिलान करना है। एक तरफ टेनिस कोर्ट का माप दे रखा है, एक तरफ उनका मेजरमेंट अलग से दे रखा है। तो एक दे रखा है सिंगल कोर्ट की चौड़ाई, मध्य रेखा से सर्विस लाइन की दूरी, सर्विस लाइन से बेस लाइन की दूरी और साइड गैलरी की चौड़ाई। इनमें से कोई भी चीज अगर आपको पता है तो आप आराम से इसको पकड़ पाएंगे। जैसे आपको सिंगल कोर्ट की चौड़ाई पता है कि वो 27 फीट होती है, तो पहले में 2, अब पहले में 2 3 में है। आगे देखो, मध्य रेखा से सर्विस लाइन की दूरी, तो वो आपके हो जाएगा 1, तो 2 1 इसमें आ जाएगा 1, 2 1 और किसमें है? केवल एक में ही है, 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके 2 1 4 3। इसका सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 18 फीट और डी का हो जाएगा आपके कितना? 2 1 4 3। इस प्रकार से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अगला चलो क्वेश्चन नंबर 31। ये आपके एक तरफ टेनिस के सर्विस और एक तरफ स्कोरिंग नियम दे रखे हैं, जिनमें आपको सत्य असत्य देखना है। टेनिस के सर्विस एवं स्कोरिंग नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। यह आपको बताना है। 4 आप नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। प्रत्येक गेम की पहली सर्विस दाएं कोर्ट से की जाएगी, है ना, और तथा ये प्रत्येक सर्विस के बाद बदली जाएगी और ये डायगोनल होती है हमेशा, तो सर्विस सदैव डायगोनल दिशा में आपकी की जाएगी। स्कोरिंग क्रम से 0 15 30 और 40 के बाद गेम विनर होगा, 45 नहीं होगा। इस वजह से सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिसमें सी है वो आप काट सकते हैं, बाकी बच गया वो राइट है, ठीक है। ये आंसर इसका राइट है। अगला 13 किस रिलेटेड प्रश्न है? फ्री स्टाइल था बटरफ्लाई स्पर्धाओं की शुरुआत प्लेटफॉर्म, यानी आपको पूछना है 13 की विभिन्न स्पर्धाओं के प्रारंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब सही उत्तर आपको देखने हैं। तो फ्री स्टाइल था बटरफ्लाई स्पर्धाओं की शुरुआत प्लेटफॉर्म से की जाती है, जबकि बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और मेडले रिले की शुरुआत पानी के पुल के अंदर से की जाती है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक की शुरुआत आपके अंदर से नहीं की जाएगी। बैक स्ट्रोक में तैराकी की प्रारंभिक स्थिति पीठ के बल होती है, इसलिए पानी के अंदर से करना इसको आवश्यक होता है। तो इसका ए गलत है और बी सही है, मतलब ए गलत, आर सही है। इसका डी आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। स्विमिंग पूल के माप एवं मानकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। स्विमिंग पूल की मानक लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और गहराई 1.8 मीटर और इसमें टोटल 8 लेन होती है। आप जब इसको देखेंगे तो जैसे ये स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में टोटल जो लंबाई अपनी होती है वो टोटल लंबाई कितनी होती है? तो ये 25 इंटू ये कितनी रहेगी इस तरफ, सॉरी 25 इंटू 50 मीटर, ये 50 मीटर रहेगा। प्रत्येक लेन जो है वो आपके 2.5 मीटर की रहेगी, गहराई 1.8 मीटर रहेगी और जो आपके लेन होगी वो टोटल होगी 8, ठीक है। पुल में पानी का तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ये आपके 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। अब देख लो बी जिसमें रॉन्ग है वो काट दो, बी ये रहा, बी ये रहा, बी ये रहा, इसमें बी नहीं है, तो ये आंसर अपना हो रहा था, ठीक है। वॉलीबॉल के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यह देखना है कि वॉलीबॉल में आपके कौन सा नियम सही नहीं बता पा रहा, वो देखिएगा आप।
वॉलीबॉल के नियमों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और उपयुक्त में से सही नहीं बताना है आपको कौन सा कथन सही नहीं है। एक टीम में टोटल 12 खिलाड़ी होती है, उनमें से ऑन ग्राउंड खिलाड़ी कितने होते हैं? 6, यानी 5 खिलाड़ी और एक लिब्रो, टोटल कितने हो गए? 6। ठीक है, और लिब्रो की एक अलग से पोशाक भी होती है, अलग से किट होती है। एक मैच 5 सेट का होता है, पहले 4 सेट 25-25 अंकों के होते हैं, तो पांचवा सेट 15 अंकों का होता है, और ड्यूस की स्थिति में 2 अंकों की बढ़त आवश्यक है। एक टीम प्रत्येक सेट में 2 टाइम आउट ले सकती है, प्रत्येक टाइम आउट की अवधि 30 सेकंड की हो सकती है। खिलाड़ियों की जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो आपके क्लॉकवाइज तथा सर्विस में रोटेशन में आपके यहां तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां हो जाएगा क्लॉकवाइज। इस वजह से ये डी आंसर आपके रोंग हो गया। तो इसमें देख लो क्या पूछ रखा है, रोंग ही पूछा है, डी रोंग है। ओके, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 34, 35 देखो, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था, आपके वॉलीबॉल के कोर्ट, गेंद और माप से रिलेटेड प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 35। तो 35 में आप बताओगे भाई कौन सा आंसर इसका गलत हो जाएगा। यानी इसमें 3 चीजें एक साथ थी, कोर्ट भी है, नेट भी है, गेंद भी है, ये तीनों चीजें हैं। तो वॉलीबॉल कोर्ट का माप 18 इंटू 9 मीटर होता है, और सर्विस एरिया है वो 9 इंटू 9 मीटर होता है, ये भी एकदम सही बात है। और फिर दे रखा है नेट की लंबाई 9.5 से आपके 10 मीटर तक होती है, सही बात है, और 1 मीटर के आसपास उसकी नेट की चौड़ाई होती है। ठीक है, नेट की ऊंचाई पुरुषों में 2.43 मीटर होती है और महिलाओं में 2.24 मीटर होती है, ये भी आपकी राइट बात हो जाएगी। तो लास्ट ऑप्शन क्या है? वॉलीबॉल गेंद का वजन 300 से 320 ग्राम तथा परिधि 70 से 72 सेमी होती है, ऐसा लिख पा रहे हैं। देखो वॉलीबॉल की जो गेंद का वजन 260 से 280 ग्राम होता है, ये ध्यान में रखना, ये 300 नहीं होता, ये 260 से 280 ग्राम होता है, और ये भी आपके 70 से 72 सेमी नहीं होता, ये लगभग 65 से 67 सेमी के आसपास होता है। इस वजह से डी आंसर इसका रोंग हो जाएगा। पूछा क्या है, विचार कीजिए और सही कौन कौन से हैं। तो डी गलत है, बाकी सही है, ए बी सी सही है, ए आंसर इसका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है वो आपके किससे रिलेटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कुश्ती के मैट प्लेटफॉर्म के संबंध में आपको बताना है कि कुश्ती के मैट प्लेटफॉर्म के माप के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए, और आपको यह बताना है कि कथन और कारण दोनों में से कौन सी बात सही है। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है, कुश्ती का मैट प्लेटफॉर्म वर्गाकार होता है। ठीक है, कुश्ती का जो मैट होता है वो कैसा होगा? तो कुश्ती का मैट ऐसा होता है, ये वर्गाकार, वर्ग के जैसा होता है। ठीक है, और ये होता है 12 इंटू 12 मीटर, और जमीन से इसकी ऊंचाई होती है 1.1 मीटर। सही है, मेट के ऊपर 9 मीटर व्यास का वृत्ताकार कॉन्टेस्ट एरिया होता है, यानी जो वृत्ताकार एरिया यहां पर बनता है ये किताकार होगा? 9 मीटर का होगा, और ये इस प्रकार से रहेगा। 9 मीटर का कॉन्टेस्ट एरिया होता है जिसमें चारों ओर 1 मीटर, ये 1 मीटर इधर भी है, 1 मीटर इधर भी है, 1 मीटर इधर भी है, 1 मीटर इधर ही है, यानी ये बीच में जो इसकी दूरी है वो 7 मीटर है। 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, टोटल कितना मीटर हो गया? 9 मीटर है। ठीक है, चारों ओर 1 मीटर चौड़ा लाल रंग का आपके डेजर्ट एरिया होता है, ये डेजर्ट एरिया लाल रंग का होगा, वो ये 1 मीटर का होगा। और फिर आपको ये बताना है कि 2 सिरे होते हैं, एक इसमें लाल रंग का सिरा होता है, एक इसमें नीले रंग का सिरा होता है, इस प्रकार से 2 सिरे बना रखे होते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है कि गलत है, ये देखना है। कथन कारण देखने हैं, तो कथन भी सही है, कारण सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऊपर आपके अलग बातें पूछ रखी है, नीचे आपके अलग बातें पूछ रखी है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 36 नंबर में बहुत अच्छा प्रश्न था, क्योंकि आप इसमें वर्गाकार और वृत्ताकार में भी उलझ सकते थे। मैंने थोड़ा सा इसको आपको यहां उलझाने का प्रयास नहीं किया, अगर मैं यहां उलझाने का प्रयास करता तो भी आपके थोड़ी दिक्कत होती। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। अगला प्रश्न देखिएगा, रेपचेज का संबंध किससे है? रेपचेज का मतलब होता है दूसरा मौका प्रणाली। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, दूसरा मौका प्रणाली क्या कहलाती है? रेपचेज। अगला क्या कह रहा है, डॉग फॉल की स्थिति कब होती है? डॉग फॉल की स्थिति तब होती है जब दोनों खिलाड़ी एक साथ कंधे मेट पर लगा दे, उसे कहते हैं डॉग फॉल। चित करना बोलते हैं ना, तो वो मतलब दोनों खिलाड़ी एक साथ कंधे मेट पर लगा दे तो वो आपके डॉग फॉल जैसी स्थिति हो जाती है। ओके, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो आपके रेस से रिलेटेड प्रश्न है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न। देखो, 5000 मीटर की रेस में स्टार्ट पर सभी एथलीटों की दूरी बराबर करने के लिए एक टेंजन पॉइंट किया जाता है। यानी जब आप ट्रैक की बात करेंगे, ये जैसे ट्रैक है
तो आप क्या करेंगे, यहां पर सबका फिनिशिंग पॉइंट है, आप 5000 मीटर की दूरी कहां से दौड़ाएंगे, तो आप 200 मीटर से यहां से आपके शुरू करोगे। तो इससे पहले सभी एथलीटों की दूरी समान रहे, आप एक कर्व लगाते हैं। तो कर्व के लिए आपको टेंजेंट पॉइंट ज्ञात करना होता है, जहां से आपके सभी एथलीटों को दौड़ाने के लिए दूरी बराबर करते हैं। इस टेंजेंट पॉइंट के बाद में कर्व से सभी एथलीट भागेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 5000 मीटर की रेस में स्टार्ट पर सभी एथलीटों के दूरी बराबर करने के टेंजेंट पॉइंट का उपयोग किया जाता है। कारण टेंजेंट पॉइंट वह बिंदु है जहां से सभी एथलीटों की दूरी बराबर हो जाती है, सही बात है। और इसके बाद रस्सी बिछाकर आर्क बनाकर रेस की असली दूरी जो है वो शुरू की जाती है, मतलब यहां से आपके 5000 मीटर की रेस शुरू की जाएगी। तो ये कह रहा है कि इसमें आपको क्या बताना है, कथन और कारण का प्रश्न है। तो ये आप बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा, है सही व्याख्या करता है कि नहीं करता, ये बताना है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ऊपर आपकी अलग बात दे रखी थी टेंजेंट पॉइंट का और नीचे अलग बात दे रखी है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न था। ये आपके ट्रिपल जंप की फंडामेंटल स्किल का प्रश्न था कि जब आपके ट्रिपल जंप करते हैं तो फंडामेंटल स्किल सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, ये इस प्रकार के आपका प्रश्न था। तो आप बताएंगे मुझे कि पानी की व्यवस्था कर देना। ट्रिपल जंप में निम्नलिखित फंडामेंटल स्किल दी गई है, जैसे तकनीक को अपनाया जाता है उसका सही क्रम लिखना है। तो सबसे पहले आप अप्रोच रन, पहले भागते हैं, फिर टेक ऑफ लेते हैं, फिर हॉप स्टेप जंप लेते हैं और लास्ट में आप लैंडिंग करते हैं। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्रम पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। 100 डिश का भाला फेंक के माप के वजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि जो आपके शॉट, डिस्क और भाला फेंक 3 है, इनका आपको यह बताना है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, शॉट का, शॉट यानी आप शॉट पुट बोलते हैं उसको, डिस्क को चक्का फेंक बोलते हैं और भाला फेंक हो गया जेवलिन थ्रोर। तो पुरुष शॉट का वजन 7.260 किलोग्राम तथा महिला शॉट का वजन 4 किलोग्राम होता है, राइट बात है। डिस्कस थ्रो जो होता है उसके सेक्टर का माप 2.15 मीटर तथा पुरुष वजन 2 किलो। देखो इसमें सेक्टर का माप 2.15 नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये 2.15 नहीं रहेगा, ठीक है। गोला फेंक का सेक्टर का व्यास 2.135 मीटर होता है, राइट बात है। भाला फेंक का थ्रोइंग ये 29 डिग्री नहीं है, प्रतिशत नहीं है, सॉरी, ये 29 डिग्री है ना, हाँ 29 डिग्री। भाला फेंक का थ्रोइंग सेक्टर है वो 29 डिग्री का होता है। तो इसमें बी रोंग है, आप देख लो बी किस में रोंग है। बी यहां रखा है, मतलब बी नहीं होगा, बी इसमें भी है नहीं होगा, बी इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये राइट हो जाएगा। तो ए सी डी आप देख सकते हैं। अगला देखो, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, अब तक ऐसा प्रश्न आया नहीं है। ये मान लो कि ऐसे रात को सोते सोते मेरे दिमाग में आया था और यही प्रश्न आपको मैंने रात को ही दे दिया था। प्रश्न को आराम से पढ़ो। अब तक ओलंपिक टोटल हो गए कितनी बार, 33 बार। टोटल ओलंपिक कितनी बार हुआ है, 33 बार। कितने शहरों में हुआ है, 23। कितने शहरों में हुआ है, 23। बहुत अच्छा प्रश्न था। अब तक जो आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये टोटल 23 शहरों में हो चुका। कितने शहरों में हो चुका, समझ में आ गई बात। टोटल 23 शहरों में हो चुका। सर्वाधिक बार ओलंपिक आयोजन लंदन और पेरिस में हुआ है, सही बात है। लंदन में वैसे 4 बार और पेरिस में 3 बार, ओके। ओलंपिक खेल केवल 3 बार रद्द हुए, ये आपको पता था, ये आपको पता था क्योंकि 3 ही बार हुए, 1916, 1940 और 1944, 3 बार रद्द हुआ है। 15 शहरों में ओलंपिक का आयोजन केवल 1 बार ही हुआ है ना, ये गलत था। तो डी आंसर इसका, बी आंसर इसका रॉन्ग हो गया। अब आप इसको आप खुद एक बार और देखेंगे कि कितने शहरों में ओलंपिक 1 बार हुआ है। मैं इसका यहां आंसर नहीं बताऊंगा, ये मैंने बता दिया है। इसका ये कितना आएगा ये उत्तर आप निकाल के लेके आएंगे, ठीक है, ओके। इसमें खिलाड़ी का उसके राज्य के साथ मिलान करना था कि सही मिलान नहीं है, ये बताना था। सरबजोत सिंह, स्वप्निल सिंह कुसाले, हरमनप्रीत सिंह और पीआर श्रीजेश। तो जो सरबजोत सिंह है वो हरियाणा से है, राइट बात है। स्वप्निल सिंह कुसाले ये महाराष्ट्र से हैं, हरमनप्रीत सिंह ये पंजाब से हैं, लेकिन पीआर श्रीजेश ये केरल से थे। परट्टू रविंद्रन, इनका पूरा नाम भी ध्यान रखना, परट्टू रविंद्रन, परट्टू रविंद्रन।
ठीक है, ओके आगे चलो। 44, कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। 44 नंबर प्रश्न में ये बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। तो गगन नारंग ने निशानेबाजी की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है, योगेश्वर दत्त ने फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है, और मेरी कॉम ने मुक्केबाजी में फ्लाईवेट में कांस्य पदक जीता है। आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो 1 नंबर बात सही है, गगन नारंग ने निशानेबाजी की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है ओलंपिक में, योगेश्वर दत्त ने फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है, मेरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है, लेकिन वो 48 नहीं 51 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। ठीक है, तो ये डी आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा। और ये क्योंकि मेरी कॉम थोड़े दिन पहले चर्चा में रही थी इसलिए मैंने ये प्रश्न दिया है। भारत का पहला व्यक्तिगत रजत पदक किस ओलंपिक में जीता गया? देखो, भारत का पहला पदक आया 1928 में, वो आया हॉकी में, वो आया गोल्ड। भारत का पहला व्यक्तिगत पदक आया 1952 में, वो आया आपके कुश्ती में, वो आया केडी यादव ने जीता। ठीक है, भारत का पहला व्यक्तिगत रजत पदक पूछा है। अब आप बताओ कब जीता गया है? बताओ पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता और कब जीता? 2004। किसने जीता था? तो राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। निशानेबाजी हमने कई बार क्लास में इसकी चर्चा भी की है। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था। ठीक है, ओके अगला देखो, सही सुमेलित कीजिए। जूडो का, अच्छा सही सुमेलित नहीं है, सॉरी सही सुमेलित नहीं है बताना। जूडो का खिलाड़ी जो होता है उसको जूडो का कहते हैं। जूडोगी पोशाक, ततामी जूडो की मेट, हाजिमे प्रतियोगिता हॉल नहीं है, प्रतियोगिता हॉल तो होता है डोजो। क्या होता है? डोजो होता है प्रतियोगिता हॉल। हाजिमे क्या होता है? खेल शुरू करने की, जो आपके अनाउंसमेंट के रूप में ऐसे बोल सकते हैं कि खेल शुरू करने का जो संबोधन होता है ना, अनाउंसमेंट, वो क्या होता है? हाजिमे। तो ये ध्यान रखना, खेल शुरू करने का संबोधन है। किसका संबोधन है? खेल शुरू करने का, खेल शुरू करने का संबोधन। ठीक है, आगे चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके दे रखा है, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। और बैडमिंटन का प्रश्न है, तो बताओ भाई बैडमिंटन के प्रश्न के बारे में कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई सिंगल में 44 इंटू 17 होती है, एकदम राइट बात है। बैडमिंटन में शॉर्ट सर्विस क्षेत्र 1.98 मीटर, तब पीछे वाला एरिया की गैलरी है वो 76 सेमी चौड़ी होती है, ये भी राइट बात है। बैडमिंटन रैकेट 68 सेमी से अधिक लंबा नहीं हो सकता, ये नहीं है, नहीं हो सकता। रैकेट के ऊपरी भाग की चौड़ाई 9 इंच से अधिक नहीं हो सकती, लंबाई 11 इंच से अधिक नहीं होती चाहिए, बात सही है। यानी जो आपका रैकेट होता है वो इस प्रकार से होता है, तो वो आपके जो रैकेट है वो इस फ्रेम की लंबाई की बात कर रहा है, 9 इंटू 11। फिर क्या कह रहा है? बैडमिंटन खेल की शटल कॉक 4.74 ग्राम से 5.50 ग्राम वजनी होती है, जिसमें 26 नहीं 16 पर की गोलाई में लगे होते हैं। 16 पर का मतलब होता है इसमें पंख लगे होते हैं, 16 पर होते हैं इसमें, 26 नहीं होते। तो इस वजह से ये आंसर आपके गलत हो जाएगा, डी। गलत ही पूछा है क्या? सही विकल्प का चयन करना था। आगे और भी है क्या? देखो, ओके ओके, सही विकल्प का चयन करना है तो सही इसमें कौन सा हो जाएगा? सही इसमें ए बी सी हो जाएंगे, डी इसका गलत हो जाएगा, है ना। सही विकल्प तो देखना था ना। ओके, ओके आगे चले हैं। ये आप बताएंगे, एक तरफ जूडो की शब्दावली है, एक तरफ जूडो की तकनीक है, तो आप इसको मिलान करके बताएंगे कि कौन सी क्या है। नागे वाचा, कतामे वाचा, ने वाचा, ये 3 तकनीक है। नागे वाचा गिराने की तकनीक, कतामे वाचा जो है
पकड़ने की तकनीक और नेवाचा ग्राउंड की तकनीक। तो 3 1 2 सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 48 में 49 की बात करें तो 49 में देखो जिम्नास्टिक के संदर्भ में, जिम्नास्टिक में कुल 10 इवेंट होते हैं जिनमें से 4 इवेंट पुरुषों के व 6 इवेंट महिलाओं के लिए होते हैं। ये गलत हो गया, यहां पर 6 इवेंट पुरुषों के हैं, 4 इवेंट महिलाओं के हैं। इसमें सही नहीं है, देखना था पहले से नहीं है। जिम्नास्टिक को ओलंपिक में 1896 ईस्वी में पुरुष, महिलाओं को 1928 में। भारत का ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2016 में रहा है दीपा कर्माकर ने, 4th पोजीशन अपनी रही थी। फ्लोर एक्सरसाइज में फ्लोर का माप 12x12 होता है, ठीक है। तो ये पहला गलत हो गया, क्यों हो गया मैंने बता दिया, इस वजह से गलत हो गया। 50 नंबर प्रश्न। 50 की बात करते हैं। देखो जिम्नास्टिक शब्द यूनानी भाषा के शब्द जिम्नास या जिम्नोज से बना है, जिसका अर्थ होता है कर्तव्य, जिसका अर्थ होता है नग्न, जिसका अर्थ क्या होता है नग्न, नग्न शरीर, जिसका अर्थ होता है नग्न शरीर। इस वजह से गलत हो गया, सही नहीं है। यही है, प्राचीन यूनान में जिस स्थान पर व्यायाम किए जाते थे उसे जिम्नेजियम कहा जाता था। आधुनिक व वास्तविक जिम्नास्टिक का जन्मदाता जर्मनी है। और फ्रेडरिक लुडविक जोन, ये नॉन नहीं है, ये जोन है। फ्रेडरिक लुडविक जोन को आधुनिक जिम्नास्टिक का पिता था। गट्स मत्स को जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है, मतलब दादो के वे, ठीक है। पैरा एथलीट मोना अग्रवाल के बारे में सही नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मोना अग्रवाल के लिए स्टिक नहीं बैठता। महिलाओं में 10 मीटर एयर राइफल SH फर्स्ट श्रेणी में प्रतिस्पर्धा में ये पार्टिसिपेट करती है। उन्होंने पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, सही बात है। 2025 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, ये भी सही बात है, लेकिन इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार नहीं मिला है। तो इस वजह से ये डी आंसर इसका गलत हो गया, सही नहीं ही पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को आपसी विवाद के कारण टीम को संयुक्त कप्तानी की नियुक्ति देनी पड़ी थी, यानी 2 कप्तान उस टीम में बनाने पड़े थे। तो ऐसा कौन सा ओलंपिक था? तो जो जर्मनी में जो ओलंपिक हुआ था म्यूनिक 72, उस ओलंपिक में 2 कप्तान बनाने पड़े थे भारत को, ठीक है। 2020 के ओलंपिक में असम की लवलीना बोरगोन ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग खेल से हैं। किस खेल से हैं? बॉक्सिंग से हैं। अगले देखो निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। योगेश्वर दत्त कुश्ती से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, विजय कुमार कुश्ती से नहीं है, जीतू रॉय निशानेबाजी से, ये भी सही, ये निशानेबाजी से है। तो इसका मतलब ये डी आंसर इसका, सी आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखो, किस ओलंपिक में पहली बार 3D लोगो को लॉन्च किया, यानी ऐसा कौन सा ओलंपिक था जिसमें पहली बार जो ओलंपिक का जो लोगो था वो 3D था? तो वो रियो डी जेनेरिया 2016 का ओलंपिक जो दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में हुआ था, और ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में होने वाला फर्स्ट ओलंपिक था, है ना, ये भी ध्यान में रखें। 55 नंबर में बी आंसर है, सही हो जाएगा। अब चलो आगे 56 नंबर। चलो, ओलंपिक पदक के बारे में सही है। ओलंपिक पदक की गोलाई 60 mm होती है। ओलंपिक पदक की मोटाई आपके 3 mm होती है। स्वर्ण पदक में 92.5% चांदी तथा 1.34% स्वर्ण तथा शेष अन्य होता है। उपयुक्त सभी सही है, सही बताना था, डी चारों ही सही है इसके। ओलंपिक चार्टर में एमेच्योर शब्द का हटाया गया 1971 में, एमेच्योरिज्म शब्द हटाया गया था। एमेच्योरिज्म का मतलब ये होता है कि भाई जी आप खेल पैसों के लिए नहीं रहे, आपको खेल से प्रेम है। एमेच्योरिज्म का मतलब है खेल से प्रेम, लव इज स्पोर्ट्स, ओके। 1906 के इंटरकैलेक्टेड गेम्स में दिए गए पदकों को मान्यता नहीं दी गई, यानी 1906 का जो इंटरकैलेक्टेड अंतरावधि जो गेम्स हुए थे उनमें पदक जो मिले थे उन पदकों को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि क्यूबर्टी ने इन खेलों में आयोजन के प्रस्ताव के विरोध में वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया था। उपयुक्त में से दोनों बातें इसकी सही है, कथन और कारण दोनों इसके सही है, कथन व कारण दोनों सही है। बी आंसर इसका, सॉरी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। चलो आगे, वर्तमान ओलंपिक के 3 मेडल कब से लागू किए गए? तो 3 मेडल तीसरे ओलंपिक से, तीसरा 1904, ऐसे याद रखना, 3 तीसरे में, तो तीसरा 1904, पहला 1896, दूसरा 1900, तीसरा 1904 और 1900, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, किस ओलंपिक में तैराकी खुले की जगह बंद स्टेडियम में की गई? तो 1908 में। 1908 का जो ओलंपिक था उसमें तैराकी खुले की जगह बंद स्टेडियम में शुरू हो गई थी। किस ओलंपिक को स्वीडिश मास्टरपीस के नाम से जाना जाता है? तो जो स्वीडन में हुआ उसी जाना जाता है, और स्वीडन में हुआ था 5वां, तो 5वां कौन सा था? 1912। तो 1912 के ओलंपिक को स्वीडिश मास्टरपीस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर है प्रश्न, आराम से पढ़िए, किस ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी 26.385 मील निश्चित कर दी गई, जो आज भी उतनी है? आज भी आपके ओलंपिक में मैराथन रेस की दूरी 26.385 यानी 42.195 किलोमीटर होती है। तो ये किस ओलंपिक में निश्चित की गई? ये 1924 के ओलंपिक में
निश्चित की गई। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 1924 का ओलंपिक, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है, किस ओलंपिक पर पहली बार डाक टिकट छापे गए? तो पहली बार डाक टिकट 1928 के ओलंपिक में छापे गए। रद्द होने वाले 3 ओलंपिकों का सही स्थान देखिएगा तो 1900 रद्द हुए थे 1916, 1940 और 1944। तो 1944 का लंदन में था, ये लंदन, ये लंदन। 1940 का टोक्यो में था, ये टोक्यो। ठीक है, और 1916 का बर्लिन जर्मनी में था। तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। यानी एक इसमें एशिया में भी होने वाला था 1940 वाला। किस ओलंपिक से 6 बार प्रदर्शन खेल रहने के बाद पहली बार बेसबॉल खेल नियमित खेल के रूप में आपके ओलंपिक में शामिल किया गया, ये आपको बताना है। तो 1992, 1992 क्या ओलंपिक में आपके बेसबॉल को शामिल किया गया। उससे पहले ये डेमोस्ट्रेशन खेल के रूप में 6 बार रह चुका था। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिपोक्रेटस और गैलन ने शरीर के व्यायाम को चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, स्वीडिश जिम्नास्टिक के जन्मदाता पर हेनरिक लिंग थे। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यायाम में मांसपेशी की लंबाई समान रहती है तथा सामान्यतः किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। आइसोटोनिक व्यायाम के खोजकर्ता हिटिंगर व मुल्लर थे, ये गलत बात है। आइसोटोनिक व्यायाम के खोजकर्ता हिटिंगर नहीं थे, ये तो आपके आइसोमेट्रिक के, सॉरी, हाँ सही है, हिटिंगर व मुल्लर नहीं थे। ठीक है, सही है, सही है, सही। हेटिंगर और मुल्लर आइसोमेट्रिक में हो जाएंगे। ओके। पोस्चर वह दशा है जब शरीर के अंग कम से कम दबाव व अधिक से अधिक आराम की स्थिति में संतुलित रहे, यह कथन एवरी का है। बताओ, क्या यह कथन एवरी का है क्या? पोस्चर वह दशा है जब शरीर के अंग कम से कम दबाव व अधिक से अधिक आराम की स्थिति में संतुलित रहे, यह कथन एवरी का है। निम्नलिखित में से सही विकल्प है। कथन और लेखक दोनों सही है, कथन सही है पर लेखक गलत है, कथन गलत है पर लेखक सही है, कथन और लेखक दोनों गलत है। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। बताओ, इसमें ऐसे था, कथन तो है सही लेकिन लेखक है गलत, क्योंकि ये आपके मोंटेल नाम के जो व्यक्ति है उनकी डेफिनेशन थी, ये एवरी की नहीं थी। तो देख लो, इसमें कथन तो है सही और कथन तो है सही और लेखक है गलत। 67। ओके, हाँ बताया था ना मैंने, एक मैथनी या मैटनी करके ऐसे कुछ आपके जो थे ना, उनकी डेफिनेशन है ये मैथनी। ओके, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब नहीं बताना है आपको। मानव शरीर में हड्डियां लीवर का कार्य करती है। ओके, हड्डियां किसका काम करती है? लीवर का। प्रथम श्रेणी के लीवर में दूरी, प्रयास और प्रतिरोध के बीच होती है। देखो, प्रथम श्रेणी का लीवर होता है, एक तरफ होता है बल, एक तरफ होता है प्रतिरोध, और एक तरफ इसमें भाई एक तरफ तो रहेगा आपके प्रयास और प्रतिरोध, और बीच में क्या रहेगी इसमें? धुरी। धुरी का मतलब होता है फलक्रम। तो ऐसे होगा, एक तरफ बल होगा, है ना। हाँ, द्वितीय श्रेणी के लीवर में गति का लाभ अधिक होता है, नहीं होता, गति का लाभ अधिक नहीं होता, यहां बल ज्यादा मिलेगा, बल का लाभ अधिक मिलेगा। दूसरे में मानव शरीर में सबसे कम यही पाया जाता है। तृतीय श्रेणी के लीवर में प्रयास भुजा और प्रतिरोध के बीच होता है ना। प्रयास धुरी और प्रतिरोध के बीच में होती है। तो ये आपके वो कह रहा है कि प्रयास है वो धुरी और प्रतिरोध के बीच रहेगी, इधर आपके धुरी रहेगी और इस तरफ प्रतिरोध रहेगा। ऐसा आपके तृतीय लीवर में बनता है। ये बात भी सही है, तो इसका जो गलत आंसर है वो सी हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 68 में, है ना। न्यूटन द्वारा दिए गए गति के 3 नियम भौतिक है। भौतिक का मतलब है उनको आप सिद्ध भी कर सकते हैं। ओके, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, जो बताता है कि कोई वस्तु तब तक विराम या समान वेग की अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल, असंतुलित बल कार्य न करे। न्यूटन का द्वितीय नियम बताता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान और गुणा में क्या है? त्वरण, अर्थात त्वरण बल के समानुपाती द्रव्यमान का व्युत्पत्ति होता है। सही है। न्यूटन का तृतीय नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होती, परंतु ये प्रतिक्रिया उसी वस्तु पर कार्य करती है जिस पर वह क्रिया बल लगा हो। ये डी आंसर इसका आपके क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, एक वस्तु पर नहीं करते। ये ध्यान में रखना, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया है वो आपके
अलग अलग वस्तुओं पर काम करेंगे। तो डी आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे ले जाना न्यूटन की गति का पहला नियम। खेलों में डिफेंसिव प्लेयर न्यूटन की गति का प्रथम नियम। क्रिकेट का स्टेप फॉरवर्ड शॉट न्यूटन की गति का दूसरा नियम। और हार्ड सरफेस पर कूदने पर चोट लगना न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो आपको यह बताना है इसमें आपके गलत कौन सा है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम ऐसा है जो आपके सही नहीं है। तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम ही है, क्योंकि कैच पकड़ते समय हाथ को पीछे ले जाना ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, पहला नहीं है। तो इस वजह से ये पहला गलत हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। मतलब चार जो कथन है उसमें से एक कथन असत्य है। किसी एक कारक का दूसरे कारक पर प्रभाव बल कहलाता है, ठीक है। यानी किसी एक कारक पर जो प्रभाव पड़ता है, किसी एक कारक का दूसरे कारक पर जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं? बल। शरीर के अंदर की मांसपेशियों का एक दूसरे के विरुद्ध लगने वाला बल आंतरिक बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के तो होता है समानुपाती और दूरी के होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। वक्रीय मार्ग पर गति करने के दौरान, यानी आप वक्रीय मार्ग पर गति कर रहे हैं, गति करने के दौरान गति केंद्र की ओर खींचने वाला बल केंद्रापसारी ना केंद्राभिसारी, केंद्राभिसारी, ठीक है। डी आंसर इसका रोंग हो जाएगा, ठीक है, ये रोंग है इसका। आगे चलो। हैमस्ट्रिंग समूह में निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी शामिल नहीं होती? देखो हैमस्ट्रिंग में 3 मांसपेशी होती है। हैमस्ट्रिंग में कितनी मांसपेशी होती है? 3। कौन कौन सी होती है? बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडोनिस और कौन सी होती है? सेमी मेम्ब्रोनिस। यानी ये जो रेक्टस फेमोरिस है ये इसमें नहीं होती हैमस्ट्रिंग में, ध्यान रखना। हैमस्ट्रिंग में 3 ही मांसपेशी होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कुल्ले के जोड़ की मौलिक क्रिया नहीं है? मतलब हिप जॉइंट की मौलिक क्रिया नहीं है। तो सुपिनेशन कहां होता है? सुपिनेशन, प्रोनेशन ये होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है। ओके, हाँ, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन ये क्रियाएं तो हो सकती है, लेकिन सुपिनेशन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर और फिक्सेटर। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। बताओ भाई। एगोनिस्ट का मुख्य कार्य करने वाली, देखो एगोनिस्ट मुख्य कार्य करने वाली मांसपेशी, एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट के विपरीत कार्य करने वाली मांसपेशी जो होती है वो एंटागोनिस्ट होती है। न्यूट्रलाइजर अनावश्यक गति को रोकने वाली मांसपेशी को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रल का मतलब होता है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का मतलब अनावश्यक जो गति हो रही थी उसको रोकने वाली मांसपेशी होती है। फिक्सेटर जोड़ में गति उत्पन्न करने वाली नहीं होती, गति को स्थिर करने के लिए होता है। फिक्सेटर का काम क्या होता है? फिक्सेटर आपके मांसपेशी का कार्य जोड़ को स्थिर करना होता है। फिक्सेटर का काम मैंने फिक्स कर दिया, फिक्सेटर जोड़ को फिक्स कर दिया, ये न्यूट्रल करती है। ये एगोनिस्ट के विपरीत काम करती है, एंटागोनिस्ट। ओके, इसमें कंधे के जोड़ की फ्लेक्सर मांसपेशियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद में उपयुक्त में से कौन सी मांसपेशी कंधे की फ्लेक्शन क्रिया में शामिल होती है, यह आपको बताना है। तो बताओ भाई, क्या दे रखा है? कंधे के जोड़ की फ्लेक्सर मांसपेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सी मांसपेशी कंधे की फ्लेक्शन क्रिया में शामिल होती है। तो बाइसेप्स, डेल्टॉइड, पेक्टोरल्स मेजर और कोर्क्रोबेसिल्स। तो इसमें देखो कहीं 3 आंसर, 1 2 3 4 तेरे का ना सभी डी। तो कितने नंबर प्रश्न था? क्वेश्चन नंबर 75 का हो जाएगा डी। ओके, अगला देखो। अगला है सोलियोसिस मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? पिंडली में पाई जाती है, काफ मसल, पिंडली में। ओके, मिलान करना है अपने को क्वेश्चन नंबर 77 में। 77 है ना? ओके, हाँ, बताओ भाई, मिलान करके बताओ। पीवट कहां होता है? गर्दन में कौन सा होता है? कंधे में कौन सा होता है? कलाई में कौन सा होता है? आप मुझे मिलान करके बताओ। देखो, पीवट गर्दन में है, ये देख लो। तो देख लो बी में 3 नंबर कहीं दिख रहा है क्या? बी में 3 नंबर 2 में दिख रहा है। और देख लो कलाई में कौन सा होता है? कंधे में कौन सा होता है? देखो इसमें एक आपको याद है, कलाई कंधा का याद है, बॉल एंड सॉकेट मान लो याद है, ये सबको याद है बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि 2 ही जगह होता है, या तो कंधे में होता है या कुल्ले में होता है। तो देख लो सी में 1 नंबर कहां है? सी में 1 नंबर 1 में ही है, तो अपने आप ही पकड़ा गया।
ये रहा 4 3 1 2, मतलब पहले में 4, जबड़ा हिंज है, गर्दन पीवट है, कंधा बॉल एंड सॉकेट है, और कलाई संसर्पी है, मतलब ग्लाइंडिंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके प्लेन और एक्सिस का, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके प्लेन और एक्सिस का। प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे और फिर इसका सही उत्तर देंगे। क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन शरीर को ऊपर और नीचे बांटता है। सही बात है, आप जब शरीर को करेंगे तो शरीर का ऊपर और नीचे का जो भाग है वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, मतलब शरीर को आप दो भागों में बांट दिया, ऊपर का भाग नीचे का भाग। ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होने वाली गति वर्टिकल अक्ष के चारों ओर होती है। ठीक है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो वर्टिकल अक्ष के चारों ओर है, तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। हमने खूब अच्छी तरीके से इन बातों को पढ़ा भी था। अगला है, शरीर की दिशात्मक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। डिस्टल, प्रोन, सिनिस्टर और सेफेलिक, ये चारों बातें हैं और ये चारों बातें आपको मिलान करनी है कि कौन सी सही है किसके साथ। डिस्टल का मतलब है शरीर के केंद्र से दूर, प्रोन का मतलब होता है शरीर पेट के बल लेटा हुआ। ठीक है, मतलब उल्टा प्रोन आता है, सीधा सुपाइन होता है। सिनिस्टर होता है बायां पक्ष, और सेफेलिक होता है सिर की दिशा, है ना। कोडोलिक होता है आपके पैर की दिशा। तो 1 2 3 4 देख लो, इसमें 1 2 3 4 पहले में ही है। ठीक है। 80 नंबर देखो, गति विज्ञान की सार्थकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, गति विज्ञान संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, गति की विज्ञान वैज्ञानिक भार प्रशिक्षण में सहायक है, गति की विज्ञान जोड़ के फैलाव और संकुचन को बताती है। सही बात है। गति की विज्ञान प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन में सहायक नहीं है, नहीं है, ये नहीं काट दो तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगर नहीं कट जाता तो ये डी भी सही था और अब डी रोंग है क्योंकि यहां नहीं लिखा हुआ ना। ओके। क्या निम्नलिखित में से असत्य है? असत्य बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 81, तो बताओ भाई 81 में कौन सा कथन असत्य बता रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, है ना। हाँ। पहला है, पर हेनरिक लिंग द्वारा 1813 ईस्वी में स्टॉकहोम में विश्व का पहला जिम्नास्टिक विद्यालय रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट खोला गया। सही बात है। 1854 ईस्वी में रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर कार्ल जॉर्जी ने सबसे पहले फिजियोथेरेपी का प्रयोग करते हुए मांसपेशियों की विकृतियों को ठीक करना शुरू किया था। आपको पता है सबसे पहले आपके स्वीडन ये ऐसा देश था जिन्होंने जिम्नास्टिक या फिर कहते कि जो थेरेपिस्ट थे उनको आपके लाइसेंस देना शुरू किया था। फिजियोथेरेपी देने वाले जो लोग होते हैं उनको थेरेपिस्ट बोलते हैं। 1886 है ये। 1886 ईस्वी में नील पोस्ट द्वारा स्पेशल किन्सियोलॉजी एंड एजुकेशनल जिम्नास्टिक पुस्तक लिखी, जो किन्सियोलॉजी पर लिखी गई विश्व की पहली पुस्तक है जिसमें किन्सियोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। सही बात है। मेडिकल जिम्नास्टिक को ही स्वीडिश जिम्नास्टिक के नाम से जानता है। सही बात है। ये गलत क्यों होगी? क्योंकि 1876 लिखा हुआ है, इस बदले ये सी आंसर इसका रॉन्ग है। ठीक है, मिलान करो। आपके दिए गए शारीरिक गतीय शब्दों को उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए कि कितनी तेजी से अर्थात समय के सापेक्ष दूरी, निर्धारित दिशा में वेग परिवर्तन, कितनी तेज गति से गति में बढ़ोतरी और कुल तय की दूरी और प्रारंभ से अंतिम बिंदु के बीच दूरी, मतलब गति, स्वयं, त्वरण, दूरी, विस्थापन, ये 5 वर्ड लिखे हुए हैं। इनको आपको मिलान करना है कि किस प्रकार से ये मिले हुए हैं। तो गति का मतलब होता है कि आप कितनी तेजी से अर्थात कितनी दूरी तय कर ली। संवेग का मतलब होता है कि निर्धारित दिशा में वेग परिवर्तन होता। त्वरण का मतलब होता है कितनी तेज गति से गति में बढ़ोतरी या घटा हुआ त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, भले आप गाड़ी चला रहे हैं तो रेस देना और रेस कम करना। वो दूरी का मतलब होता है कि यहां से यहां कितनी दूरी है कि भाई जी 5 किलोमीटर, और मैं वापस आ गया तो कितनी घूम के आया, तो 5 जाना और 5 आना, 10 किलोमीटर चला। विस्थापन का मतलब है यहां से गया 5 आया वापस 5 10, तो ये अब कहां पर हो कि यहां जहां से शुरू हुए, तो विस्थापन क्या है 0। तो प्रारंभ से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है 0, विस्थापन क्या है 0। तो ई, तो इसमें ए बी सी डी 1 2 3 4 5 सही है। देखो इसमें 1 2 3 4 5 सी। ओके। हाइड्रोथेरेपी के संबंध में सही नहीं है। हाइड्रोथेरेपी यह केवल ठंडे जल की चिकित्सा, ठंडे प्लस गर्म दोनों है, ठंडे भी है हाइड्रो में और गर्म भी है। ठंडे को कहते हैं क्रोनिक क्रायो और गर्म को कहते हैं थर्मो, यानी ये क्रायो और थर्मो दोनों है। देखो हाइड्रोथेरेपी की मैं सही बात बताता हूं। हाइड्रोथेरेपी जो होती है उसमें आपके 2 प्रकार की चिकित्सा होती है, या तो आपके ठंडे जल की चिकित्सा क्रायो और गर्म जल की चिकित्सा थर्मो।
अब गर्म में, ठंडे में भी 4 प्रकार की होती है जो आइस रिलेटेड है, आइस मसाज, आइस इमर्सन, इस प्रकार से, है ना, आइस स्प्रे और आइस बर्फ। और थर्मो में भी आपके 5 प्रकार की अलग होती हैं। तो ये सही है। इसमें ठंडे जल की चिकित्सा के 4 प्रकार है, सही बात है। ठंडे जल की चिकित्सा मसल संकुचन को बढ़ाती है, सही बात है। क्रायोथेरेपी कभी भी हृदय रोगी को नहीं दे, सही बात है। लेकिन ये गलत हो गई क्योंकि ये ठंडे प्लस गर्म दोनों की है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य चोटों में प्राथमिक उपचार के संबंध में सही नहीं है? त्वचा की चोट में एटीएस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, सही बात है। सही नहीं पूछा ना। मांसपेशी की चोट में राइज प्रत्यय दें, ठीक है। जोड़ की चोट में फिक्सिंग बैंडेज का प्रयोग करें। हड्डी की चोट में सिल्वेस्टर, अरे नहीं रे, ये तो सिल्वेस्टर तो क्या है, ये तो आपके ये मान लो कृत्रिम शोषण है। कृत्रिम शोषण की अन्य विधियों में आता है कि आप अगर कोई गर्भवती महिला है या फिर कोई मतलब मोटापे वाला व्यक्ति है तो फिर उनको क्या करें, तो ऐसे कहा गया है कि आप उनको फिर उल्टा नहीं लेटा सकते, तो फिर आप उनको सीधा, है ना, दोनों हाथ एक बार पीछे खींचे और एक बार ऊपर आपके फेफड़ों की तरफ लेके आए, उसको कहते हैं सिल्वेस्टर विधि। अगला देखो, प्राथमिक चिकित्सक के कार्य कौन से नहीं है? रोगी में चेतना शक्ति है या नहीं, इसका पता लगाना, सही बात है। मुख खोलकर कृत्रिम शोषण देना, ये भी बात सही है। रक्त परिसंचरण नहीं चलने पर कार्डियोपल्मोनरी रिसुसाइटेशन यानी सीपीआर बोलते हैं इसको, सीपीआर पद्धति का प्रयोग करते हैं। विद्युत शिक्षा देना, विद्युत शिक्षा कैसे दे सकता है प्राथमिक चिकित्सक? ओके, प्राथमिक चिकित्सा के इतिहास के संदर्भ में सही नहीं है। विलियम हेंज ने 1767 ईस्वी में एम्स्टर्डम शहर में फैली ड्रोनिंग महामारी में, देखो विलियम हेंज नाम का व्यक्ति था, उन्होंने एम्स्टर्डम शहर है वहां एक ड्रोनिंग बीमारी फैल गई थी, तो उस महामारी के समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से आपके 1767 में एक कृत्रिम शोषण दिया था, जिसको यहाँ के लोगों ने पुनर्वास या रिसुसाइटेशन नाम दिया था। सबसे पहले सेना में एम्बुलेंस टुकड़ी का गठन बेरेंजीन लेरी ने किया था। प्राथमिक चिकित्सा को चित्रों के माध्यम से प्रशिया के डॉक्टर फ्रेडरिक एस मार्च ने प्रदर्शित किया। विश्व की पहली वाहन एम्बुलेंस 1879 में शुरू नहीं की गई थी, ये गलत हो जाएगा। चोट से बचाव के संबंध में सही है। चोट के बचाव के 3 कारक होते हैं, खिलाड़ी, कोच व एसोसिएशन, सही बात है। सदैव खेल क्रिया में सबसे पहले सामान्य और फिर विशेष व्यायाम आप करें, सही है। यानी खेलने से पहले आप सामान्य एक्सरसाइज फिर स्पेशल करें, यानी पहले पूरे शरीर के, फिर आप जिस खेल को खेल रहे हैं उससे रिलेटेड। मसल की लंबाई बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग अनिवार्य होनी चाहिए। चोटिल खिलाड़ी को टेपिंग व ब्रशिंग करके खिलाया जाता है, सही बात है। तो 1 2 3 4 चारों सही है, डी। तो ये आपके 87 नंबर का आंसर था। सभी सही है 87 में। ओके, फिर 88 नंबर में चलो, कहां गिर गया? ओके ओके, निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी का फ्रैक्चर अक्सर सेना में पाया जाता है? तो मार्च फ्रैक्चर, क्योंकि ये आपके मार्च फ्रैक्चर क्या होती है? तीसरी जो मेटाटार्सल होती है ना, थर्ड मेटाटार्सल हड्डी जो होती है उसमें आपके चोट आ जाती है, अक्सर सेना में आती है। ये आपके ग्रीन स्टिक बच्चों में आती है, ये बूढ़े लोगों में आती है। कथन, स्ट्रेन मांसपेशी की चोट है लेकिन प्रभावित टेंडन होता है, कारण क्योंकि टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, बताओ क्या ये सही लिखा हुआ है क्या? स्ट्रेन मांसपेशी की चोट है लेकिन प्रभावित टेंडन होता है, सही बात है, क्योंकि टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। बताओ कथन और कारण दोनों क्या है, सही है कि गलत है? अरे हमने क्लास में बहुत विशेष तरीके से, अच्छे तरीके से इन बातों को पढ़ा था, फिर भी आप इतना टाइम लगा रहे हो। मैंने बता दिया दोनों ही सही है। स्ट्रेन मांसपेशी की चोट है और स्प्रेन किसकी है? स्ट्रेन अलग है, स्प्रेन अलग है। तो स्ट्रेन मांसपेशी की चोट है, लेकिन ये प्रभावित कौन क्या होता है? टेंडन, क्योंकि टेंडन खिंच जाता है, क्योंकि टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ देता है, तो खिंचाव में ये स्ट्रेन आ जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कथन व कारण दोनों सही। सीवियर स्ट्रेन क्या है? 3rd डिग्री। स्ट्रेन 3 प्रकार का होता है ना, थोड़ा कट लगना, आधा कट जाना और पूरा कट जाना। तो सीवियर स्ट्रेन 3rd डिग्री स्ट्रेन होता है। निम्नलिखित में से सही है। कंट्यूजन, ब्रूज, स्प्रेन मांसपेशी की चोट है, मतलब ये बताना था कि कौन सी तो इनमें मांसपेशी की चोट है, कौन सी मांसपेशी की है, कौन सी लिगामेंट की है ना, और कौन सी आपके जोड़ की चोट है। तो डिप्रेस्ड जोड़ की चोट नहीं है, जोड़ की चोट को डिसलोकेशन कहते हैं, है ना, सही बताना था, ये गलत है। लिगामेंट की चोट बताओ। स्टीफनेस किसकी चोट है? स्टीफनेस तो आपके लिगामेंट की चोट थोड़ी होती है। कंट्यूजन सही है, ब्रुंज सही है, स्प्रेन सही नहीं है, मांसपेशी की चोट नहीं है? हाँ, इसका सही आंसर तो आपके बी होना चाहिए। एब्रेशन, लेसरेशन, ब्रुज, ये आपके किसकी चोट होगी? एब्रेशन, ब्रुज, स्प्रेन, ये मांसपेशी की चोट हो जाती है। सही पूछा है, ओके।
सही नहीं है। जेनुवेरम टांग का धनुषाकार हो जाना, जेनुवेरम टांगों का धनुषाकार हो जाना क्या कहलाता है? जेनुवेरम, यानी ये बीच में। जेनुवल्गम दोनों घुटने टकराना, नोकनी जिसको अपने कहते हैं, नोकनी। बच्चों को जबरदस्ती चलाने से नोकनी नहीं होती, जेनुवल्गम हो जाता है। वेलगम। लोट्स व्यायाम, अरे पद्मासन, पद्मासन, पद्मासन व्यायाम के द्वारा नोकनी ठीक की जा सकती है, सही बात है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? सी। मैक्रोट्रोमा और माइक्रोट्रोमा के बीच में आपकी बातें लिखी हुई, देखो क्या लिखा है? मैक्रोट्रोमा, माइक्रोट्रोमा, तंत्रिका की चोट, तीनों बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? मैक्रोट्रोमा ये स्वाभाविक चोट होती है, इन्हें एक्यूट इंजरी में शामिल करते हैं। माइक्रोट्रोमा अस्वाभाविक परिस्थिति कारण लगने वाली चोट होती है, इसलिए इसे ओवरयूज चोट कहते हैं। तंत्रिका की चोट को ठीक होने में सामान्यतः 6 से 7 सप्ताह लगते हैं ना, गलत है, 6 से 7 महीने भी लग जाते हैं। औषधि विज्ञान की भाषा में चोट को ट्रोमा कहते हैं, यह बात राइट है। तो इसमें 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है। अब कईयों ने ये कहा इसमें 1 2 3 4 है उपयुक्त सभी, तो थारा ठीक ही हुए काम, दिक्कत कहां है? आपके ये ऑप्शन तो सही है ही नहीं ना, आपके तो काम ठीक ही हुआ था कि 2 में से ही आपको तुक्का लगाना है। हाँ ओके, ये आप बताओ कायोसेप्स क्या होता है, पिजन चेस्ट क्या होता है, लॉर्डोसिस क्या होता है, स्कोलियोसिस क्या होता है? देखो पिजन चेस्ट होता है पेक्टस कैरिटस, यानी आपकी छाती किसके जैसी हो जाना? कबूतर जैसी। और ये आपके एक उम्र पे होती है, 2 बार होती है। एक तो जब आपकी उम्र 2 से 3 साल होती है, एक लगभग 11 से 14 साल का जब बालक होता है ना, तब ये 2 बार होती है, मतलब कबूतर जैसी छाती हो जाना। लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस होती है पश्चकुबस्ता, सॉरी, ओके 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 ओके। काइफोसिस पश्चकुबस्ता, लॉर्डोसिस अग्रकुबस्ता, स्कोलियोसिस पार्श्वकुबस्ता। तो मिलान कर दो, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ये रहा 1 4 2 3, सही है ना? 3 सही होगा ना? देख लेना पर मैंने सही मिलान किया है, 1 4 2 3, ओके ओके ओके। होशियार टाबर थे, देख लो। मेरुदंड की किस विकृति के कारण डांसर्स में आमतौर पर विकृति पाई जाती है जिसे स्वे बेक के नाम से जाता है? बताओ, बताओ जल्दी बताओ, कौन सी? लॉर्डोसिस। निम्नलिखित में से अच्छे पोस्चर का महत्व नहीं है, एस्थेटिक सेंस विकसित करना। देखो अच्छे पोस्चर का मतलब है कि मैं सारे काम ठीक कर रहा हूं। एस्थेटिक सेंस का मतलब है आंख पकड़ के, मतलब आंख बंद करके मैं कान पकड़ रहा हूं, नाक पकड़ रहा हूं, मेरा खुद का एस्थेटिक सेंस है मेरा। मेरुदंड की आकृति एस शेप की आकृति बनाए रखना, सी नहीं है एस है। ऊर्जा का संरक्षण होता है और यांत्रिक दक्षता देता है, तो इसका मतलब है इसका बी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अच्छे पोस्चर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, कौन सा नहीं है, यह पूछा है। चोट्स करती है, आदत करती है, रिकेट्स करती है, लेकिन उचित वस्त्र नहीं करती, अनुचित करते हैं, अनुचित वस्त्र, अनुचित वस्त्र। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अच्छे पोस्चर के लक्षण के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है सही है? सीजी धरातली अक्ष के साथ हो, शरीर के भार उठाने वाले अंग और लिगामेंट का कम से कम दबाव डालते हुए सही अवस्था स्थापित करना, मांसपेशियों में कार्यक्षमता अनुचित हो। अरे अनुचित कार्यक्षमता कैसी हो? अनुचित कार्यक्षमता है तो फिर काम ही नहीं कर पाओगे, हैं? 1 2 देख लो कौन सा है अच्छे पोस्चर में। तीसरा गलत है, अब तीसरा जिसमें है वो काट दो, बाकी सारी सही है। तो देख लो इसमें 3 दे रखा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एक ही बचा है। प्रश्न करना आना चाहिए, आप देखते ही पहचान जाते। ये बताओ कि कौन सा किसके साथ सही सुमेलित है 99 नंबर में? बताओ भाई, 99 नंबर, 99। प्रथम श्रेणी ट्राइसेप्स ठीक है, द्वितीय श्रेणी वी ना, ये वी शेप द्वितीय श्रेणी नहीं है। तृतीय श्रेणी बास्केटबॉल, ये सही है, ठीक है, ये नहीं है, बी गलत हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा सही है? सही पूछा है। शिक्षा में दर्शन की शुरुआत सबसे पहले यूनान देश से हुई। आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षा का उदय 18वीं शताब्दी से माना जाता है। शारीरिक शिक्षा खेल और व्यायाम तक सीमित है ना, खेल और व्यायाम तक कैसे है? तो इसका 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। शारीरिक शिक्षा तो आपके व्यापक है। आपको चारों कूट को सही से मिलान करना था क्वेश्चन नंबर 101 में कि कौन सी डेफिनेशन किसकी है, हैरिसन की कौन सी है, पेस्ट्रोलॉजी कौन सी है, जेपी थॉमसन की कौन सी है और शर्मल की कौन सी है। तो देखो दिया
हैरिसन ने क्या कहा? हैरिसन ने यह कहा शारीरिक शिक्षा को मानव क्रिया के अध्ययन हेतु अभ्यास और बोध की कला के रूप में जाना जाता है। मतलब हैरिसन की है दो, हैरिसन की है दूसरी, हैरिसन की ये है। फिर क्या है? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी की देखो, पेस्टोलॉजी ने क्या कहा कि जब शिक्षा शब्द को शरीर के संयोजन में लिया जाता है तो यह उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें मानव शरीर कौशल का विकास करता है। तो इसमें हो जाएगा पेस्टोलॉजी में 4 नंबर। जेपी थॉमस में देखो, जेपी मतलब पहले में हो गया 2, दूसरे में हो गया 4, अब तीसरे में देखो, इसमें आपके ये हो जाएगा जेपी थॉमस में शरीर के लिए शरीर की शिक्षा, जेपी थॉमस, तो तीसरे में तीसरा ही हो जाएगा और बच गया वो पहला, जेपी सरमल ने पहला हो जाएगा शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया, ये पहला हो जाएगा। तो आप इसको हैरिसन में मानव क्रिया प्लस अभ्यास प्लस बोध कर देना, ये हैरिसन हो जाएगा। मानव क्रिया अभ्यास प्लस बोध, मानव क्रिया अभ्यास प्लस बोध, ये इसकी हैरिसन की हो जाएगी। तो ये हो गया ना 2 4 1 3, इसमें देख लो 2 4 1 3 किसमें 2 4 1 3 2 4 1 3, इधर कोई है क्या 2 4 1 3 का? 2 4 1 3 2 4 3 1 का, सॉरी 2 4 3 1 2 4 3 1, ये है ना, हाँ 2 4 3 1, ओके। अगला प्रश्न ढूंढो, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। आपको सही से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 102, मिलान करो भाई। सामान्य शिक्षा का लक्ष्य है, सामान्य शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति को बौद्धिक रूप से शिक्षित करना, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति को सर्वांगीण विकसित करना। भाई सर्वांगीण विकसित का मतलब वो है कि व्यक्ति को स्वास्थ्य से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड, नैतिकता से रिलेटेड, सामाजिकता से रिलेटेड, इस प्रकार के जो 5 प्रकार के आपके जो विकास हो है वो सर्वांगीण विकास है, उसे शारीरिक शिक्षा में करते हैं। व्यक्ति के अध्ययन में मुख्य क्षेत्र है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक, ये तीनों होते हैं। तो इसका 1 2 3 1 2 3 इसका ये सही है मिलान। 1 2 3 हो जाएगा ना मिलान, 102 में पहला हो जाएगा, है ना। हाँ, बात करें अगले क्वेश्चन की, जो आपके निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक एवं सामाजिक रूप से विकास करती है? जे विलियम्स। किसने कहा? जे विलियमसन। अगला देखो, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। लिखा है लक्ष्य सदैव एक होता है, सही बात है, लक्ष्य हमेशा एक होता है। लक्ष्य असाध्य नहीं हो सकता, असाध्य वो लक्ष्य के साथ, लक्ष्य साध्य होता है, लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। लक्ष्य को सदैव टुकड़ों में विभाजित करके प्राप्त करते हैं, तो इसका बी आंसर हो गया ना। थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ा करो, प्रश्न सही हो जाएगा। एसरेशन और रीजन वाले प्रश्न है। लास्की ने शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्य बताए। ये उद्देश्य शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक और न्यूरो मांसपेशी पक्ष वाले विकास से संबंधित है। तो लास्की ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए? 5। ये उद्देश्य शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से और न्यूरोमस्कुलर पक्ष वाले संबंधित, यानी 5 प्रकार आपके लास्की ने बताए थे। तो आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सही है, कारण सही है, कि कथन कारण की सही व्याख्या करता है कि नहीं की व्याख्या करता। तो इसमें यह होगा कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, मतलब इसका ए आंसर सही हो जाएगा, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जेबी नेस के अनुसार शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है, यह आपको बताना था कि जेबी नेस के अनुसार कौन सा आपके उद्देश्य नहीं है, बताओ। स्वास्थ्य है, नैतिक आचरण है, खाली समय का उचित उपयोग, लेकिन खेल तकनीक का ज्ञान का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो स्वास्थ्य में अपने आप ही आपके खाली समय के उचित उपयोग में आ जाएगा। जेबिनेस, ओके। फिजिकल फिटनेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से परिभाषा किसकी है, यह आपको बताना है कि किसकी परिभाषा है। वह क्षमता जिससे रोजमर्रा का काम बिना थकान संपन्न हो और आपात स्थिति से निपटने की अतिरिक्त क्षमता भी बची रहे। तो ये आपके जो बुच्चर नाम का जो विद्वान है उनकी डेफिनेशन है। ये किसकी है? बुच्चर की। 108 पे आओ। बहुत अच्छा मिलान वाला प्रश्न था और ये थोड़ा सा आपके अब सही हो जाएगा। 108 में यहां कुटार्थ नहीं है और यहां विकल्प, ये विकल्प इसके लिए 4 नंबर नहीं देना इसको। ये कुटार्थ मतलब कोड, ये मैं हटा देता हूं, इसकी जगह मैं कर देता हूं भ्रांति। ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हट जाएगा। ओके, अब मिलान करो। अब कुछ ही नहीं है ना, ये 1 नंबर यहां हो गया है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये हट गया, ये हट गया। अब मिलान करो।
शारीरिक शिक्षा केवल खेल और व्यायाम तक सीमित है, यह भ्रांति है। बताओ, क्या शारीरिक शिक्षा केवल खेल और व्यायाम तक ही है क्या? अरे शारीरिक शिक्षा तो सर्वांगीण विकास करती है। सही, ठीक है, ये भ्रांति है लोगों की। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, सत्य बात है ये। तो पहले में हो जाएगा 1, दूसरे में 2। शारीरिक शिक्षा मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में योगदान करती है, सही बात है। 2, ये भी सही बात है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य, फिटनेस और कौशल विकास के लिए जरूरी है, ये भी सही बात है। 2, तो 1 2 2 2, इसमें देख लो कौन सा है। 1 2 2 2, क्या रह गया? ये रहा। हालांकि मैं इसमें स्टार डलवा दूंगा क्योंकि आपके थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन किया था, अब मैं स्टार डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 108 नंबर आप याद कर लेना, लेकिन ये इस प्रकार से प्रश्न था, टाइप करते समय थोड़ी मिस्टेक होगी। जीवन के विकास क्रम में 3 सिद्धांत ज्यादा मान्यता प्राप्त है जो दिए गए कूट के अनुसार सही होगा। मतलब आपको बताना है कि कौन कौन से सिद्धांत है वो आपके सही है। 109 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत, विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत और स्वतंत्र उत्पादन का सिद्धांत। अब इनके सही स्पष्टीकरण आपके दे रखे हैं नीचे कूट में कि अरस्तु के अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से अकस्मात होती है। यह किसने कहा? कि अरस्तु के अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से होती है। यह आपके कौन सा सिद्धांत है इन तीनों में से, यह आपको बताना है। जैसे ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत यह कहता है, ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत यह कहता है कि ब्रह्मांड के किसी अज्ञात भाग से जीवाणु उत्पन्न होते हैं और इसी से जीन कारक का विकास होता है। मतलब यहां पर आपके जीवन के विकास क्रम को बताया गया कि जीवन कैसे आया पृथ्वी पर। तो एक सिद्धांत है ब्रह्मांडवाद का। ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत यह कहता है कि ब्रह्मांड में कहीं से कोई एक अज्ञात भाग है, वहां से जीवाणु उत्पन्न होते हैं और उसी से आज का जो जीन है वो विकसित हुआ। विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत क्या कहता है? ये धार्मिक विचारधारा वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि इस जगत में, इस संसार में कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो इस विश्व को चलायमान किए हुए हैं। और जो आपके स्वतंत्र उत्पादन तक का सिद्धांत है वो अरस्तु ने दिया था कि सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से अकस्मात से हो गई थी, ये उन्होंने दिया। तो मिलान कर लो, पहले में 3, दूसरे में 1 और तीसरे में, पहले में 3, दूसरे में 2 और तीसरे में 1, ऐसे हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 3 2 1। देख लो 3 2 1 इसमें ये रहा, ठीक है। अब है निम्नलिखित में से सही कूट का मिलान कीजिए। आपको ये देखा है, ऊर्जावान, उत्साही, मिलनसार, कभी कभी अधीर, उदासीन, चिंतित, आत्ममंथन करने वाला, निराशावादी, जल्दी क्रोधित, महत्वाकांक्षी, सक्रिय और कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमे, संयमी, स्थिर, कभी कभी उदासीन। शारीरिक द्रव्य, इनमें से कौन से प्रकार के द्रव्य? ये 4 प्रकार के हैं कि कोलेरिक व्यक्ति होता है, कि मेलाकोनिक होता है, कि सैंगुइन होता है, कि फ्लेगमेटिक होता है। इनमें से कौन सा किस प्रकार का है? कि कोलेरिक कौन सा है, यानी किस प्रकार का व्यक्ति कोलेरिक कहलाता है, किस प्रकार का मेलाकोनिक कहलाता है, किस प्रकार का सैंगुइन होता है, किस प्रकार का फ्लेगमेटिक होता है। ये आपको बताना है कि ऊपर जो दे रखे हैं कि ऊर्जावान व्यक्ति, उत्साही व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति, कभी कभी अधीर जो व्यक्ति होता है वो आपके किस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं? तो वो आपके कहते हैं सैंगुइन व्यक्ति को। वो किस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं? सैंगुइन को। तो पहले में ये जो सैंगुइन होता है उसको आप क्या कहते हैं? ये तो 3 हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? जो उदासीन होता है, चिंतित होता है, आत्ममंथन करने वाला और निराशावादी जो लोग होते हैं उनको आप कहते हैं मेलाकोनिक। उसको क्या कहते हैं? मेलाकोनिक कहते हैं। तो दूसरे में इसमें हो जाएगा आपके 2 नंबर। जल्दी क्रोधित, महत्वाकांक्षी, सक्रिय और कुछ हद तक आत्म केंद्रित वाले जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं आपके कोलेरिक। कोलेरिक तो बच गया 3 2 1, ये बच गया 4, ठीक है ना। हाँ, धीमे, संयमी, स्थिर और कभी कभी उदासीन व्यक्ति जो होते हैं उनको आप कहते हैं फ्लेगमेटिक। तो इसमें देख लो 3 2 1 4 कौन से में आ रहा है? 3 2 1 4 सी में आ रहा है, ठीक है। 111 देखो, लेमार्क के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत में, उपार्जित गुणों के सिद्धांत में कौन सी बातें सही है ये आपको बताना है। उन्होंने वातावरण के प्रभाव का सिद्धांत दिया था, है ना। हाँ, जो आपके लेमार्क के द्वारा जो आपके सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत के बारे में आपको, उपार्जित गुणों के सिद्धांत के बारे में यह बताना है कि उन्होंने कहा कि वातावरण प्रभावित करता है, अंगों की उपयोगिता और अनुपयुक्तता भी प्रभावित करती है। उपार्जित गुणों का सिद्धांत भी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के रूप में आप कोई गुण आप पाएंगे, प्राकृतिक चयन का प्रभाव इस पे नहीं होगा। तो 1 2 3 इसमें आपके प्रभाव रहेंगे। ये लेमार्क के आपके उपार्जित गुणों के सिद्धांतों में ये लागू था।
उत्परिवर्तनवाद की थ्योरी किसने दी थी, ये बताओ आप। तो आपने पढ़ा होगा उत्परिवर्तनवाद, चार्ल्स डार्विन। मानव आनुवंशिकी के अध्ययन के बारे में सर फ्रांसिस गाल्टन द्वारा मानव लक्षणों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया, तो उनके द्वारा क्रियात्मक, रचनात्मक, मानसिक और असाधारण लक्षण के रूप में व्यक्ति को आपके वर्गीकृत किया था। क्रियात्मक, रचनात्मक, मानसिक और असाधारण। एनाटॉमिकल एज के बारे में सही नहीं है, इसमें उम्र देखो, एनाटॉमिकल एज का मतलब है कि जब खिलाड़ी को आप खिलाने लेके जाते हैं तो कैसे पता लगेगा ये खिलाड़ी अंडर 14 खिलाड़ी है कि नहीं है, 17 है कि 21 है, कैसे पता लगाएंगे। तो इसमें उम्र या ओवर एज खिलाड़ी का आकलन आप हड्डियों की रासायनिक संरचना और उनकी आकृति के आधार पर करते हैं। सही बात है। तो पहले में एक तो सही है, अब एक किस में सही है, इसमें एक सही है, इसमें भी सही है, इसमें सभी देर का वैसे ही सही है। अंडर 14 एज ग्रुप के खिलाड़ियों की उम्र का पता लगाने के लिए कुल्ले का एक्सरे नहीं करेंगे। अंडर 14 जो खिलाड़ी है उनकी एज का पता लगाने के लिए आप कलाई का एक्सरे करते हैं। तो इसका मतलब ये गलत है। अब दो देख लो किसमें गलत है, इसमें गलत है 2, ये सभी वाले में 2 वैसे ही गलत हो गया, इसमें 2 गलत है। तो देख लो ये सही हो गया 1 और 3। अंडर 17 एज ग्रुप के खिलाड़ियों की उम्र का पता लगाने के लिए आप कंधे का एक्सरे करते हैं, और अंडर 21 एज ग्रुप के खिलाड़ियों की उम्र का पता लगाने के लिए आप कुल्ले का एक्सरे करते हैं। यानी जब आप कलाई का एक्सरे करेंगे तो अंडर 14 एज ग्रुप के खिलाड़ियों के बारे में आप एज पता करेंगे तब, क्योंकि वहां तक आपके ये देखा जाता है कि भाई उनकी कलाई की कौन सी हड्डी विकसित हुई नहीं हुई, उस आधार पर आपको पता लग जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, 1 और 3 इसका सही आंसर है। मेटाबॉलिक स्विचिंग के बारे में सही है। मेटाबॉलिक स्विचिंग क्या होती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 150, आराम से पहले पढ़ो मेटाबॉलिक स्विचिंग के बारे में। देखो, मेटाबॉलिक स्विचिंग इसे द्वितीय समास भी कहते हैं। यह सामान्यतः लंबे समय तक चलने वाली खेल क्रियाओं में दौरान दिखाई देती है। ओके, यह वह अवस्था है जिसमें प्लेयर को काम करते करते अचानक से उच्चतम प्रदर्शन करने के लिए कम ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी काम करना पड़ता है। उसका मेटाबॉलिक स्विचिंग कहते हैं कि आपके जो शरीर में स्टोर जो ऊर्जा है उसका आप प्रयोग करते हैं, तो वो मेटाबॉलिक, इसे सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जाना जाता है ना। ये जो काइनेस्थेटिक सेंस है उसमें सिक्स्थ सेंस आएगा। तो ये डी आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा। सामाजिक गुणों के विकास में साधक है, कौन कौन इसमें साधक है, तो देखो व्यक्ति में सामाजिक गुण परिवार से भी आते हैं, वातावरण से भी आते हैं, छात्र से भी आते हैं, विद्यालय से भी आते हैं, खेल क्षेत्र, शिक्षक, उपयुक्त सभी से आते हैं। ओके, सामाजिकीकरण के चरण के संबंध में रिचर्ड मॉरलैंड और जॉन लेविन द्वारा प्रतिपादित एक मॉडल में कुल कितने चरण शामिल किए गए थे। यानी इन्होंने जो आपके सामाजिकीकरण के चरण में जो उन्होंने मॉडल प्रतिपादित किया था उसमें उन्होंने 5 प्रकार के जो है वो चरण संपादित किए थे। टकमैन द्वारा प्रतिपादित समूह गतिशीलता के मूल मॉडल में कौन सा चरण शामिल नहीं था? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग था, एडजर्निंग नहीं था। 4 थे, 5वां एडजर्निंग बाद में जुड़ा था। फिर निम्नलिखित में से नेतृत्व के प्रकार है। संस्थागत नेतृत्व है, प्रभावशाली नेतृत्व होता है, लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है। 4 प्रकार के नेतृत्व, 3 प्रकार के होते हैं, और भी कई सारे होते हैं, तानाशाह वगैरह। निम्नलिखित कथन में से सही नहीं है। कथन ऊष्मीकरण का उद्देश्य एक खिलाड़ी को शारीरिक, मानसिक व देही के रूप से तैयार करना होता है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? ऊष्मीकरण का मतलब क्या है? ऊष्मीकरण का उद्देश्य एक खिलाड़ी को शारीरिक, मानसिक और देही के रूप से तैयार करना। कारण क्या है? ताकि प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे पाए और चोट भी न लगे, ये इसका कारण है ना। आप ऊष्मीकरण का मतलब ये बोलते हो वार्म अप। मैं यहां पर अगर नाम लिख देता ना वार्म अप, तो आप कर देते। वार्म अप क्यों करते हैं? वार्म अप इसलिए करते हैं कि खिलाड़ी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और दैहिक रूप से तैयार कर दें, और यह भी होता है कि खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे और खेल के दौरान चोट भी न लगे। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही है। ओके। निम्नलिखित में से असत्य है। प्रकृतिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक रूसो थे। प्रकृतिवाद को भौतिकवादी सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि यह केवल भौतिक संसार को ही सत्य मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार खेल क्रीड़ा एक मूल प्रवृत्ति होने के साथ साथ बौद्धिक दृष्टिकोण से आत्म अध्यापन की भी एक कला है। प्रकृतिवाद के अनुसार मानव मन उसके अस्तित्व का मुख्य केंद्र हो जाता है। तो इसमें ये डी गलत हो जाएगा क्योंकि ये थ्योरी प्रकृतिवाद की नहीं है, ये थ्योरी आदर्शवाद की है। ये थ्योरी किसकी है? आदर्शवाद की है। ये आदर्शवाद की थ्योरी है। आदर्शवाद के अनुसार मानव मन उसके अस्तित्व का मुख्य केंद्र होता है, प्रकृतिवाद का नहीं है। बाकी प्रकृतिवाद की बातें सही है। निम्नलिखित में से छाती का व्यायाम नहीं है। बताओ कौन सा ऐसा व्यायाम है जो छाती का व्यायाम नहीं है? मतलब आपके जो जैसे बारबल बेंच प्रेस करते हैं तो ये छाती के लिए करते हैं, लेकिन पुलअप्स वगैरह जो है वो छाती के व्यायाम के लिए नहीं होती। ये डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन एक इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक पद्धति का उदाहरण है? ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक का पद्धति का उदाहरण है? तो इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, लो विद्युत उत्तेजना, आपको ज्यादा कुछ करना थोड़ी था। कौन से प्रकार के फ्रैक्चर को उस कोण या दिशा से परिभाषित किया जाता है जिसमें हड्डी टूटती है? यह आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है जो, कौन से प्रकार का फ्रैक्चर कौन से प्रकार के फ्रैक्चर को उस कोण या दिशा से परिभाषित किया जाता है जिसमें हड्डी टूटती है? तो देखो इसमें हो जाएगा आपके तिरछे में हड्डी टूटती है, ओके। अनुप्रस्थ टूटती है, और ग्रीन स्टिक तो मुड़ जाती है ना, ओके। तो 1 और 3। पट्टी को बांधने के लिए गांठ का उपयोग किया जाता है। कौन सी गांठ पट्टी के बांधने में सबसे ज्यादा उपयोग होती है ना? तो ये होती है आपके रीफ गांठ। कौन सी गांठ होती है? रीफ। 2020 में आया हुआ प्रश्न भी ऐसा ही दिए। संतुलन निर्भर करता है, बताओ किस चीज पर संतुलन निर्भर करता है? तो मैंने कई बार बताया है कि जिनके हिप्स चौड़े होते हैं वो आपके संतुलन बहुत देता है। तो हमेशा संतुलन वस्तु के आधार पर निर्भर करता है, वस्तु के आधार पर, ओके। अगला बताओ, काइनेटिक्स का अध्ययन किसका अध्ययन है? ये बताओ। काइनेस्टिक में आपके वेग का अध्ययन होता है और बल का होता है, दोनों है, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं ना। एक होता है मैट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो बल का अध्ययन, गति का अध्ययन, और इनमें दोनों का अध्ययन है वेग और काइनेस्टिक में, क्योंकि ये दोनों का मिश्रण होता है ना। तो 2 और 3 देख लो किसमें, ये रहा। बायोमैकेनिक्स में टेंडन का कार्य क्या है? बायोमैकेनिक्स में टेंडन का कार्य क्या है? तो बताओ, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना। यह प्रश्न एक बार पहले भी थोड़ा सा दे दिया। शरीर का कौन सा जोड़ गोलाकार गति की अनुमति देता है? कंधा। सबसे ज्यादा ये देता है भाई। आप कुल्ला मत बोल देना, कुल्ला एकदम 360 नहीं घुमा सकता ना, जैसे कंधा घुमाता है। एंकल जोड़ पर पैर की अग्रेषित ऊर्ध्वमुखी गति को क्या कहा जाता है? बताओ। एंकल जोड़ पर पैर की अग्रेषित ऊर्ध्वमुखी गति को क्या कहा जाता है? बताओ बताओ। लास्ट प्रश्न ये कि हाँ, तो क्या हो जाएगा? डोर्सी फ्लेक्शन। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपने आज जो अपना पेपर लगा उसके 130 प्रश्न विस्तार से देखें। 1-2 प्रश्न में थोड़ा डाउट भी था, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, उनको कैसे हल करना था। बाकी सारी बातें सही हैं। तो सबको धन्यवाद, राम राम, नमस्कार।